पावर पैक्ड सेशन। सोचो, एक कंपनी जो इंडिया में मतलब जस्ट स्पाइसेस खरीदने आई थी, कैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट की मास्टर बन गई। माइंड ब्लोइंग है ना? हाँ, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का एक सुपर कॉम्प्लेक्स गेम है। बिल्कुल। आज हम इसी गेम को डिकोड करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ 26 यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को तोड़कर समझेंगे। तो अपनी क्यूरियोसिटी की सीट बेल्ट बांध लो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अमेजिंग डिस्कशंस आप तक नॉन स्टॉप पहुंचती रहे, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और कमेंट सेक्शन में हमें रेडी लिखकर बताओ। लेट्स गो। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है मॉडर्न हिस्ट्री के फाउंडेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करना। Yes. वी विल कवर अ ह्यूज रेंज ऑफ टॉपिक्स, जैसे यूरोपियंस का आना, उनकी पहली फैक्ट्रीज, फिर की बैटल्स जैसे प्लासी और बक्सर जिन्होंने इंडिया का फ्यूचर डिसाइड किया। राइट। फिर ब्रिटिश रूल का मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और ऑफ कोर्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड ट्रीटीज। रेडी हो जाओ फॉर अ मैराथन सेशन। Basically, we are going on a time travel journey from the 1600s to the 1800s. चलो, let's start with our very first question. Question 1. ये UPSC CSE pre-2025 से है. Consider the following fruits: 1. Papaya, 2. Pineapple, 3. Guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century? ऑप्शंस हैं A only 1, B only 2, C all the 3 and D none. Broad micro theme is European introduction of crops in India. ठीक है, टॉपिक है पोर्चुगीज का फ्रूट बास्केट गिफ्ट। अच्छा। कॉन्सेप्ट समझो। देखो, whenever two different cultures meet, सिर्फ लोग या आइडियाज एक्सचेंज नहीं होते, Okay. प्लांट्स और एनिमल्स भी एक्सचेंज होते हैं। इस प्रोसेस को फेमसली कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। Right, Columbian exchange. और पोर्चुगीज अपने एक्सटेंसिव सी वॉयजेस की वजह से इस प्रोसेस में पायनियर्स थे। उन्होंने न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिकाज को ओल्ड वर्ल्ड यानी एशिया और यूरोप से कनेक्ट किया। रियल लाइफ एग्जांपल इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो, आज हमारी प्लेट में आलू, टमाटर और मिर्ची कितनी कॉमन है। बिल्कुल। बट गेस व्हाट, ये सब चीजें भी यूरोपियंस ही इंडिया लाए थे फ्रॉम द अमेरिकास। इनके बिना इंडियन फूड इमेजिन करना भी मुश्किल है ना। सही बात है, इट्स अमेजिंग। तो चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। लेट्स डू इट। क्वेश्चन स्टेम चेक। सवाल बहुत सिंपल है। इट आस्क्स हाउ मेनी ऑफ द गिवन फ्रूट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये एक काउंटिंग गेम है, नॉट कि कौन सा वाला। गॉट इट, जस्ट काउंटिंग। स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। ओके। नंबर 1, पपाया, पपीता। ये फ्रूट सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है। पोर्चुगीज सेलर्स इसे इंडिया लेकर आए, सो ये काउंट होगा। ओके, वन टिक। सेकंड, पाइनएप्पल, अनानास। ये भी साउथ अमेरिका का नेटिव फ्रूट है। अगेन क्रेडिट गोज टू द पोर्चुगीज फॉर ब्रिंगिंग इट टू इंडिया, सो ये भी काउंट होगा। दैट्स टू। एंड थर्ड, गुआवा, अमरूद। Once again, a fruit from the Americas brought to India by our Portuguese friends, तो ये भी काउंट होगा। एंड दैट मेक्स 3। Exactly. तो राइट वर्सेस रॉन्ग एनालिसिस बहुत सिंपल है। तीनों ही फ्रूट्स पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किए थे, इसलिए ऑप्शन ए और बी ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। करेक्ट। और ऑप्शन डी नन भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। द करेक्ट आंसर हैज टू बी सी, ऑल द 3। एकदम क्लियर। अब थोड़ा पेरिफेरियल नॉलेज देखते हैं। हाई यील्ड, याद रखना लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या लाए थे वो? The Portuguese also introduced crops like potato, sweet potato, tomato, chili, groundnut, cashew nut, tobacco, American cotton और यहाँ तक कि रबर भी। वाओ, दैट्स अ ह्यूज लिस्ट। हाँ, उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर और डाइट को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनका मेन फोकस था ट्रेड इन स्पाइसेस और रिलीजन, बट ये साइड इफेक्ट्स मैसिवली इंपैक्टफुल थे। मेमोरी हैक इसका सिंपल है, जस्ट रिमेंबर PPG फ्रॉम पोर्चुगल, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। PPG, not bad. याद रहेगा ना? Mini recap. In short, all 3 fruits are Portuguese imports. So option C, all the 3, is the conceptual winner. A very straightforward fact-based question to start with. Perfect. चलो, let's move to the next one. Question 2, ये 2022 का है. With reference to Indian history, consider the following statements. 1. The Dutch established their factories warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers. 2. Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. 3. The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagara Empire. Which of the statements given above are correct? Options हैं A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2 and 3. Broad micro theme. Early European settlements. ठीक है, टॉपिक हेडिंग यूरोपियन पावर्स का इंडिया में फर्स्ट स्टेप। Interesting. कॉन्सेप्ट समझो। जब यूरोपियंस इंडिया आए, दे डिडंट जस्ट स्टार्ट फाइटिंग। पहले उन्होंने लोकल रूलर्स से परमिशन लेकर ट्रेडिंग पोस्ट्स या फैक्ट्रीज बनाई। अच्छा, तो फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैक्ट्रीज बेसिकली फोर्टिफाइड वेयरहाउसेस और ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे। गेटिंग लैंड फ्रॉम द राइट अथॉरिटी वाज द की टू देयर इनिशियल सक्सेस। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे सोचो कि कोई फॉरेन कंपनी आपके शहर में एक बड़ा सा ऑफिस कम वेयरहाउस खोलना चाहती है। हाँ, उससे पहले लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। हाँ, बस वैसा ही सीन था, बट ऑन अ मच लार्जर पॉलिटिकल स्केल, जहां ये परमिशन में कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी, ब्राइब्स और पावर प्लेज इन्वॉल्व थे। एग्जैक्टली। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। लेट्स डू इट। क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सिंपल। ठीक है। स्टेटमेंट सर्जरी। नंबर 1, डच एंड गजापति रूलर्स, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, क्यों? द डच ने फैक्ट्रीज ईस्ट कोस्ट पर बनाई, जैसे मसूलीपट्टनम और पुलिकट में, लेकिन उन्हें लैंड लोकल नायका रूलर्स से मिला था, नॉट फ्रॉम द गजापति रूलर्स। अच्छा।
गजापति रूलर्स का इन्फ्लुएंस मेनली उड़ीसा रीजन में था और उस टाइम तक उनकी पावर काफी डिक्लाइन हो चुकी थी. सो अथॉरिटी मेंशन्ड इज रॉन्ग. Got it. So statement 1 is out. स्टेटमेंट 2 एल्बुकर्के एंड गोवा. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. द पोर्चुगीज गवर्नर द ग्रेट अल्फोंसो डे एल्बुकर्के ने 1510 में गोवा को सुल्तान ऑफ बीजापुर से कैप्चर कर लिया था. A master stroke. बिल्कुल. इससे उन्हें एक स्ट्रॉन्ग नेवल बेस और इंडिया में एक परमानेंट कैपिटल मिल गया. Right. And statement 3. स्टेटमेंट 3 इंग्लिश एंड मद्रास. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में एक प्लॉट ऑफ लैंड लीज पर लिया था फ्रॉम द लोकल नायक ऑफ चंद्रगिरी. और वो विजयनगरा एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव था. हाँ, जो उस टाइम डिक्लाइनिंग विजयनगर एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव था. यहीं पर उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया व्हिच बिकेम द न्यूक्लियस फॉर द मॉडर्न सिटी ऑफ चेन्नई. Wow. तो राइट वर्सेस रॉन्ग एंड एलिमिनेशन लॉजिक यूज करते हैं. स्टेटमेंट 1 गलत है. तो हम इमीडिएटली ऑप्शंस A, C और D को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उन सब में स्टेटमेंट 1 है. 3 दोनों करेक्ट हैं. परफेक्ट. अब पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड. एल्बकाका को रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट माना जाता है. याद रखना. ठीक है. और 3 सिटीज मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा ब्रिटिश पावर के पिलर्स बने. इनकी शुरुआत ऐसे ही लैंड डील से हुई थी. इंटरेस्टिंग. The Vijayanagara Empire was in decline, but its feudatories, the Nayakas, still held significant local power, जिसको ब्रिटिश ने cleverly exploit किया. ओके, इसका मेमोरी हैक क्या है? सिंपल है. डच की डील गलत रूलर से. एल्बुकर्की ने बीजापुर से गोवा ग्रैब किया और इंग्लिश ने मद्रास विजयनगरा से लीज किया. द कीवर्ड्स आर ग्रैब एंड लीज. बहुत अच्छा. मिनी recap. Statement 1 is the trap. Statements 2 and 3 are historical facts. So option B is our answer. Let's gear up for the third question. On to the next one. Question 3 from 2021. In the first quarter of the 17th century, in which of the following were the factories of the English East India Company located? 1. Broch. 2. Chikakol. 3. Trichinopoly. Select the correct answer using the code. Options है A 1 only, B 1 and 2, C 3 only, D 2 and 3. Broad micro theme. Timeline of English factories. चलो, टॉपिक हेडिंग अंग्रेजों की पहली दुकान कहाँ. ठीक है. कॉन्सेप्ट समझो. दिस क्वेश्चन इज अ टेस्ट ऑफ 2 थिंग्स, लोकेशन एंड टाइमलाइन. ओके. 17th सेंचुरी यानी 1600s का फर्स्ट क्वार्टर मतलब है द पीरियड फ्रॉम 1601 टू 1625. हमें बस ये देखना है कि इस स्पेसिफिक पीरियड में EIC की फैक्ट्री इन 3 जगहों में से कहाँ थी. बिल्कुल. इसका रियल लाइफ एग्जांपल सिंपल है. अगर मैं आपसे पूछूं कि 1990s में इंडिया में कौन से मोबाइल फोन ब्रांड्स थे तो आप नोकिया बोलोगे, एप्पल नहीं. सही. क्योंकि एप्पल ऑफिशियली बाद में आया. सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करना है. द टाइम पीरियड इज एवरीथिंग. परफेक्ट एग्जांपल. तो डेप ऑप्शन एनालिसिस शुरू करते हैं. चलो. क्वेश्चन स्टेम चेक. द फोकस वर्ड्स आर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी और इंग्लिश फैक्ट्रीज. एक बहुत स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है. ठीक है. स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं. Number 1, Broch, Bharuch. This is correct. अच्छा. After establishing a permanent factory in Surat in 1613, the English ने expand किया. उन्होंने अहमदाबाद, आगरा और ब्रोच में सबऑर्डिनेट फैक्ट्री सेटअप की. तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्वार्टर में फिट होता है. Exactly. ब्रोच गुजरात में एक इंपॉर्टेंट एंशिएंट पोर्ट था. ओके. व्हाट अबाउट चिकागोल? Number 2, श्रीकाकुल. This is in आंध्र प्रदेश. यहाँ इंग्लिश प्रेजेंस बहुत बाद में आई, मेनली 18th सेंचुरी में. सो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में यहाँ फैक्ट्री नहीं थी. इनकरेक्ट. करेक्ट. एंड नंबर 3, ट्रिचिनापोली. ये तमिलनाडु में है और ये लोकेशन कर्नाटिक वॉर्स के टाइम मिड 18th सेंचुरी में फेमस हुई. तो यहाँ भी इंग्लिश प्रेजेंस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में नहीं था. ये भी इनकरेक्ट है. बिल्कुल. तो अब राइट वर्सेस रॉन्ग एंड एलिमिनेशन लॉजिक देखो. जैसे आपको पता चलता है कि श्रीकाकुल एंड ट्रिचिनापोली 18th सेंचुरी की स्टोरीज है. यू कैन एलिमिनेट एनी ऑप्शन कंटेनिंग 2 और 3. तो ऑप्शंस बी, सी और डी गए. करेक्ट. सिर्फ ब्रोच ही उस अर्ली टाइमलाइन में फिट होता है. दिस लीव्स अस विद ओनली ऑप्शन ए. ग्रेट. थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज भी ले लो. द फर्स्ट सक्सेसफुल परमानेंट इंग्लिश फैक्ट्री सूरत में 1613 में एस्टैब्लिश हुई थी. अच्छा. दिस हैपेंड आफ्टर कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पोर्चुगीज को एक नेवल बैटल में सूरत के कोस्ट पर हराया. इसे मुगल एम्परर जहांगीर इंप्रेस हो गए और उन्होंने एक फरमान ग्रांट किया. रॉयल परमिशन. यस. बाद में सर थॉमस रो, किंग जेम्स आई के एक एम्बेसडर ने और भी ट्रेडिंग राइट्स हासिल किए. उनका इनिशियल फोकस वेस्ट कोस्ट पर था फॉर ट्रेड इन टेक्सटाइल्स एंड इंडिगो. इसका मेमोरी हैक क्या बनेगा? याद रखो द एक्रोनिम SAB फॉर अर्ली इंग्लिश ट्रेड. सूरत, अहमदाबाद, ब्रोच. हाँ, ये तीनों अर्ली बर्ड लोकेशंस थे ऑन द वेस्ट कोस्ट. Cool. मिनी रिकैप. Broch is the only correct location for the given timeline. So option A, 1 only, is the right choice. Perfect. Moving on. Question 4 from 2020. Let's check this out. With reference to the history of India, consider the following pairs. 1. Aurangzeb, in charge of treasury of the state. 2. Banyan, Indian agent of the East India Company. 3. Mira Sidar, designated revenue payer to the state. Which of the pairs given above is are correctly matched? Options हैं A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 3 only. D. 1, 2 and 3. Broad micro theme. Administrative and commercial terms in British India. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. टॉपिक हेडिंग. ब्रिटिश राज के टाइम के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. हाँ, टर्मिनोलॉजी से काफी क्वेश्चंस आते हैं. कॉन्सेप्ट समझो.
हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और बैटल्स नहीं है, उस टाइम के स्पेसिफिक वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को समझना भी जरूरी है। राइट। These terms tell us about the economic and administrative structure of the time. ये क्वेश्चन आपसे यही चेक कर रहा है। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन स्टेम चेक, कीवर्ड है करेक्टली मैच्ड। सिंपल। स्टेटमेंट सर्जरी देखते हैं। नंबर 1, औरंग, दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। क्यों? औरंग एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब है वेयरहाउस। ये एक ऐसी जगह थी जहां गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले कलेक्ट किया जाता था। ये कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है। अच्छा, तो इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी नहीं, तो पैर 1 इज रॉन्ग। करेक्ट। नंबर 2, बनिया, बिल्कुल सही। बनिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंटरमीडियरीज का काम करते थे। मतलब इंडियन एजेंट्स। हाँ, इंडियन एजेंट्स या ब्रोकर्स जो कंपनी को लोकल आर्टिसंस और वीवर्स से गुड्स प्रोक्योर करने में हेल्प करते थे। सो पेयर 2 इज करेक्टली मैच्ड। ओके। एंड मिरासिदार। नंबर 3, मिरासिदार, ये भी करेक्ट है। रियोतवरी सेटलमेंट सिस्टम में, स्पेशली मद्रास प्रेसिडेंसी में, मिरासिदार्स वो इंडिविजुअल्स थे जिनके पास हेरिडिटरी लैंड राइट्स थे। Yes, they were the designated revenue payers to the state. So pair 3 is also correctly matched. गॉट इट। तो अब right versus wrong देखते हैं। Pair 1 गलत है, pairs 2 and 3 correct है। इसलिए द करेक्ट ऑप्शन मस्ट कंटेन बोथ 2 and 3, मतलब ऑप्शन बी। Exactly. अब थोड़ा peripheral knowledge, high yield. Important है कि औरंग वर्ड को एम्परर औरंगजेब से कंफ्यूज ना करें। राइट, इट्स जस्ट अ गो डाउन। हाँ, बनियास के अलावा एक और टर्म इंडियन एजेंट्स के लिए यूज होता था, गोमस्थास, जो EIC के पेड सर्वेंट्स थे। ओके। और मिरासेदारी सिस्टम रयौतवारी सिस्टम का एक पार्ट था। बाकी 2 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, जमींदारी सिस्टम बंगाल में और महलवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। इसका कोई मेमोरी हैक है? हाँ, Orang is not Aurangzeb. It's a range of goods in a warehouse. Banyan helps with Banijya, commerce, and Mirasidar pays for his Miras legacy land. नाइस। मिनी रिकैप, वेयरहाउस, एजेंट एंड रेवेन्यू पेयर। सिर्फ 2 और 3 सही है, सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। Great. Let's see what's next. Next up, an impact question. ये भी 2020 से है. Which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? ऑप्शंस है, A, Indian handicrafts were ruined. B, machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. C, railway lines were laid in many parts of the country. D, heavy duties were imposed on the imports of British manufacturers. Broad theme. Economic impact of British rule. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टॉपिक हेडिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडिया पर असर। ठीक है. कॉन्सेप्ट समझो। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन मतलब लेट 18th से अर्ली 19th सेंचुरी तक मास प्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड गुड्स, स्पेशली टेक्सटाइल्स। Okay. अब उन्हें 2 चीजें चाहिए थी, चीप रॉ मटेरियल जैसे इंडिया से कॉटन और अपने फिनिश्ड गुड्स बेचने के लिए एक कैप्टिव मार्केट। और इंडिया दोनों के लिए परफेक्ट था. बिल्कुल। दिस लेड टू अ वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी दैट फेवर्ड ब्रिटेन। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत क्लियर है. इमेजिन आपके एरिया में एक सुपर टैलेंटेड टेलर है जो हाथ से अमेजिंग शर्ट्स बनाता है. फिर एक फैक्ट्री खुल जाती है जो सस्ती मशीन मेड शर्ट्स बेचने लगती हैं. हाँ, तो धीरे धीरे द टेलर्स बिजनेस विल शट डाउन, राइट? बस यही इंडिया के आर्टिसंस एंड वीवर्स के साथ हुआ ऑन अ मैसिव स्केल. सही। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। लेट्स डू इट. क्वेश्चन स्टेम चेक। कीवर्ड्स है करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट और टाइम फ्रेम है फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 1800 1850। ये टाइम फ्रेम क्रिटिकल है। गॉट इट. ऑप्शन सर्जरी। ऑप्शन ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, बिल्कुल सही। ब्रिटेन से सस्ते मशीन मेड गुड्स, स्पेशली मैनचेस्टर से टेक्सटाइल्स इंडियन मार्केट्स में आ गए। और इंडियन हैंडलूम प्रोडक्ट्स कम्पीट नहीं कर पाए. करेक्ट। इस प्रोसेस को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं और ये स्क्वायरली फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में हुआ। ओके. ऑप्शन बी. मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये गलत है। मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इंडिया में 1850s के बाद शुरू हुई। फर्स्ट वन बॉम्बे में 1854 में। सो वो सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी है. टाइमलाइन इज रॉन्ग। एग्जैक्टली. ऑप्शन सी, रेलवे लाइंस वर लेड, ये भी गलत है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में 1853 में बनी, बॉम्बे से थाने। अगेन सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी. राइट। एंड ऑप्शन डी, हेवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ये तो बिल्कुल उल्टा है। ब्रिटिश पॉलिसी ऑपोजिट थी। अच्छा. उन्होंने अपने गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑलमोस्ट निल रखी और इंडियन गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ताकि उनका माल सस्ता बिके। So right versus wrong analysis में option A is the most direct and accurate impact in the given time frame. करेक्ट। बाकी options या तो गलत टाइम पीरियड के हैं या factually incorrect हैं. इस पर कोई पेरिफेरल नॉलेज है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट. द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जिसे दादाभाई नौरोजी ने आर्टिकुलेट किया था एक्सप्लेन्स हाउ ब्रिटेन सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइटेड इंडियाज इकोनॉमी. राइट। द रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट से एग्रीकल्चर पर ओवरक्राउडिंग हुई क्योंकि आर्टिजन्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था. दे हैड टू गो बैक टू विलेजेस एंड फार्म, जिससे लैंड पर प्रेशर बढ़ गया. दिस वाज अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी. ओके, मेमोरी हैक इसका सिंपल है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन equals to de-industrialization in India. एक का फायदा दूसरे का नुकसान. Simple. राइट. Mini recap. In the first half of the 19th century, the biggest and most devastating impact was the destruction of Indian handicrafts. Option A is the clear winner. बिल्कुल क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, लेट्स टॉक ट्रेड. क्वेश्चन 6 फ्रॉम 2018.
The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were. Options: A. Raw cotton, oil seeds and opium. B. Sugar, salt, zinc and lead. C. Copper, silver, gold, spices and tea. And D. Cotton, silk, saltpeter and opium. Broad micro-theme. Trade and commodities in 18th century Bengal. Topic heading: What was Bengal exporting? ठीक है. Concept समझो. In the mid-18th century, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ठीक पहले, बंगाल was one of the richest provinces in the world. सुना है. यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल था. वो ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करते थे जिनकी यूरोप और एशिया में हाई डिमांड थी. इसका रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे सोचो कि आज कोई कंट्री है जो ऑयल की मेजर एक्सपोर्टर है या कोई और जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करती है. सही. ये स्टेपल कमोडिटीज उनकी इकोनॉमी डिफाइन करती हैं. ईआईसी के लिए बंगाल में एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स था. परफेक्ट. चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं. Okay. क्वेश्चन स्टेम चेक. वी नीड टू आइडेंटिफाई द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल in the middle of the 18th century. Her word important है. Right. Option surgery. Let's check the options against historical facts. ठीक है. Option A. Raw cotton and opium सही है, but oil seed staple export नहीं थे उस scale पर. Okay. Option B. Sugar and salt trade होते थे, but primary staples नहीं थे. Right. Zinc and lead तो बंगाल से major exports थे ही नहीं. Right. Option C. Spices mainly मालाबार कोस्ट से आते थे, बंगाल से नहीं. और टी कल्टीवेशन तो इंडिया में ब्रिटिश ने 19th सेंचुरी में शुरू किया. Right. तो ये भी गलत. So we are left with D. हाँ. ऑप्शन डी. कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपियम. Yes. दिस ऑप्शन इज परफेक्ट. कॉटन टेक्सटाइल्स जैसे फाइन मसलिन्स, रॉ सिल्क, सॉल्टपीटर. जो गन पाउडर बनाने के काम आता है. बिल्कुल. और ओपियम फॉर द इन्फेमस ट्रेड विद चाइना. ये की एक्सपोर्ट आइटम्स थे. So right versus wrong में D is the most comprehensive and accurate. यस. अब इसकी पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड सुनो. जी. द ओपियम ट्रेड इज सुपर सिग्निफिकेंट. क्यों? ब्रिटिश इंडिया में ओपियम उगवाते थे और उसे इलीगली चाइना एक्सपोर्ट करते थे ताकि वो वहां से टी खरीद सकें, जिसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा था. और इससे आगे जाकर ओपियम वॉज हुई, राइट? करेक्ट. इन द मिड 19th सेंचुरी. और सॉल्ट पीटे यानी पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर का क्रूशियल कंपोनेंट था. इसलिए ये यूरोपियन पावर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी थी. बहुत इंटरेस्टिंग. इसका मेमोरी हैक क्या होगा? Think of what the British wanted. Clothes, powder and a high. Clothes, cotton and silk for clothes, saltpeter for gunpowder and opium for the China trade high. Exactly. Mini recap. Cotton, silk, saltpeter and opium were the big four from Bengal. Option D is the correct answer. Let's keep the momentum going. चलो, another one on economic impact. ये भी 2018 से है. Economically, one of the results of the British rule in India in the 19th century was Ooh. options हैं A. Increase in the export of Indian handicrafts. B. Growth in the number of Indian-owned factories. C. Commercialization of Indian agriculture. D. Rapid increase in the urban population. Broad micro theme. Economic transformation in 19th century India. Topic heading: How the British changed Indian farming. Okay. कॉन्सेप्ट समझो. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन की गई थी कि इंडिया एक कॉलोनियल इकोनॉमी बन जाए जो ब्रिटेन के इंटरेस्ट सर्व करे. मतलब हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना, स्पेशली एग्रीकल्चर, ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स और ब्रिटिश वर्कर्स के लिए फूड प्रोड्यूस हो सके. Got it. चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं. क्वेश्चन स्टेम चेक. वी आर लुकिंग फॉर एन इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन द 19th सेंचुरी. ठीक है. ऑप्शन सर्जरी. ऑप्शन ए. इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो हुआ. हाँ, हमने पहले डिस्कस किया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स तो रूइन हो गए थे. एग्जैक्टली. उनके एक्सपोर्ट्स ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुए. सो दिस इज रॉन्ग. ओके. ऑप्शन बी. ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज. ये प्रोसेस बहुत स्लो था और मेनली लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में हुआ. ब्रिटिश ने इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज को एक्टिवली एनकरेज नहीं किया. इनफैक्ट उनकी पॉलिसीज ने हिंडर किया. यस. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग फॉर द पीरियड. ठीक है. ऑप्शन सी. कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. दिस इज स्पॉट ऑन. फार्मर्स को फोर्स या एनकरेज किया गया टू ग्रो कैश क्रॉप्स. जैसे कॉटन, इंडिगो, जूट. हाँ, शुगर केन एटसेट्रा. नॉट फॉर देयर ओन कंजम्पशन बट फॉर सेल इन द मार्केट, ऑफन फॉर एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन. एग्रीकल्चर एक बिजनेस बन गया, नॉट अ वे ऑफ लाइफ. ओके. एंड ऑप्शन डी. रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन. एक्चुअली ऑपोजिट हुआ. द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स लेड टू डी-अर्बनाइजेशन. अच्छा, क्योंकि आर्टिसंस शहरों में जॉबलेस हो गए और गांव वापस चले गए. करेक्ट. अर्बनाइजेशन पिक्ड अप मच लेटर. सो राइट वर्सेस रॉन्ग में ऑप्शंस ए, बी और डी इनकरेक्ट हैं. ऑप्शन सी इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिजल्ट. बिल्कुल. अब पेरिफेरल नॉलेज. हाई यील्ड. ये कमर्शलाइजेशन ऑफन फोर्स्ड और एक्सप्लॉइटेटिव थी. फॉर एग्जांपल, द इन्फेमस इंडिगो रिबेलियन 1859-60 इन बंगाल. ये फार्मर्स का रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स जो उन्हें फूड क्रॉप्स की जगह इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे थे. राइट. While commercialization can be good, इंडिया के केस में इससे फार्मर्स को बेनिफिट नहीं हुआ. They were exploited और इससे अक्सर famines भी हुए क्योंकि फोकस फूड ग्रेन से कैश क्रॉप्स पर शिफ्ट हो गया. गॉट इट. मेमोरी हैक इसका बनेगा. थिंक कैश ओवर क्रॉप्स. सही है. ब्रिटिश पॉलिसी ने फार्मर्स को कैश के बारे में सोचने पर मजबूर किया, नॉट फूड फॉर देमसेल्व्स. Perfect. Mini recap. British rule systematically pushed Indian agriculture towards producing for the market, not for sustenance. So, commercialization of Indian agriculture is the correct answer. एकदम क्लियर. आगे बढ़ते हैं. Question 8 from 2012. This one is interesting. It asks about what the English introduced. Consider the following.
1. Assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of crops. 2. Use of mobile cannons in warfare. 3. Cultivation of tobacco and red chilies. Which of the above were introduced into India by the English? Options: A. 1 only, B. 1 and 2, C. 1 and 3, D. None. Broad micro theme. Pre-British versus British innovations in India. Topic heading: Did the British really invent everything? A myth-buster question. हाँ, कॉन्सेप्ट समझो। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत सारी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री टेक्निक्स सिर्फ ब्रिटिश ही इंडिया में लाए। Right. ये क्वेश्चन हमारी नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि इंग्लिश के मेजर पावर बनने से पहले इंडिया में क्या एग्जिस्ट करता था। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इंग्लिश ने क्या इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। स्टेटमेंट सर्जरी। नंबर 1, assessment of land revenue based on soil quality. This was a well-established practice long before the British. अच्छा, किसके टाइम में? शेरशाह सूरी और स्पेशली एम्परर अकबर के टाइम में, मुगल पीरियड में, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स थे लैंड असेसमेंट के, जैसे दसाला सिस्टम। Right. So not an English introduction. करेक्ट। नंबर 2, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर। अगेन दिस प्रीडेट्स द इंग्लिश। मुगल एम्परर बाबर ने मोबाइल कैनन्स यानी आर्टिलरी बहुत इफेक्टिवली यूज की थी। First Battle of Panipat में 1526. Yes, to defeat Ibrahim Lodi. So this was also not an English introduction. Okay. And number 3. Cultivation of tobacco and red chilies. हाँ. हमने अपने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, these crops were introduced to India by the Portuguese from the Americas in the 16th century. Right. PPG from Portugal. इसमें P तो नहीं है, but concept वही है. हाँ, So this was also not an English introduction. so right versus wrong में तीनों ही statements ऐसी चीजों को describe करते हैं जो इंग्लिश से पहले इंडिया में थी। Exactly. Statement 1 is ancient, Mughal. Statement 2 is Mughal, and statement 3 is Portuguese. Therefore, the number of things introduced by the English from this list is 0. मतलब आंसर is D, none. Yes. अब पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। वाइल द इंग्लिश ने लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने इसे अपने बेनिफिट के लिए जरूर सिस्टमेटाइज और रिजिडिफाई किया। जैसे permanent settlement, royatwari, etc. हाँ, उन्होंने इसे बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्टिव बना दिया। सिमिलरली वाइल मोबाइल कैनन्स एग्जिस्ट करते थे, 18th सेंचुरी में यूरोपियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन ने उन्हें एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज दिया। Okay, they perfected its use. यस, इसका memory hack simple है. Revenue, Akbar did it. Cannons, Babur did it. Chilies, the Portuguese did it. What's left for the English from this list? None. बहुत बढ़िया। मिनी रिकैप, all three practices existed in India before the English. So the correct answer is D, none. Cool ना? Cool hai. Let's go to the next question. A quick factual question now. From 2009, during the time of which Mughal emperor did the English East India Company establish its first factory in India? ऑप्शंस हैं A, अकबर, B, जहांगीर, C, शाहजहां, D, औरंगजेब। Broad micro theme, Mughal-British relations, the beginning. टॉपिक हेडिंग द एम्परर्स परमिशन। Nice. कॉन्सेप्ट समझो। अर्ली 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर अपने पीक पर था। कोई भी फॉरेन कंपनी आकर ऐसे ही शॉप सेटअप नहीं कर सकती थी। उन्हें ऑफिशियल परमिशन चाहिए थी. हाँ, एक रॉयल एडिक्ट या फरमान फ्रॉम द रेनिंग एम्परर। दिस वाज द लाइसेंस टू डू बिजनेस। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं. क्वेश्चन स्टेम चेक। कीवर्ड्स है विच मुगल एम्परर और फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है. ऑप्शन सर्जरी। द इंग्लिश लेड बाय कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहले एम्परर जहांगीर के कोर्ट में 1608 में आए थे परमिशन लेने। अच्छा. कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स के बाद ड्यू टू पोर्चुगीज ऑपोजिशन और जब इंग्लिश ने 1612 में पोर्चुगीज फ्लीट को हराकर अपनी नेवल स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट की तो जहांगीर ने फाइनली 1613 में एक फरमान ग्रांट किया। जिससे उन्हें सूरत में एक परमानेंट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की परमिशन मिली. एग्जैक्टली, अकबर का रेन 1605 में खत्म हो गया था, सो EIC के एफर्ट्स उनके बाद शुरू हुए. करेक्ट। और शाहजहां और औरंगजेब जहांगीर के बाद आए. सो राइट वर्सेस रॉन्ग में परमिशन जहांगीर ने दी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस. थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड. दो इंपॉर्टेंट इंग्लिश फिगर्स जहांगीर के कोर्ट में थे, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो. ओके, वाइल हॉकिंस को इनिशियल वर्बल गो अहेड मिला, इट वाज सर थॉमस रो जो किंग जेम्स I के ऑफिशियल एम्बेसडर थे, जिन्होंने एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंपीरियल फरमान सिक्योर किया. इससे इंग्लिश को पूरे मुगल एम्पायर में ट्रेडिंग राइट्स मिले। हाँ, और इसने उनके फ्यूचर एक्सपेंशन की फाउंडेशन रखी. इसका मेमोरी हैक बनाते जहां गिव परमिशन फॉर द फैक्ट्री टू जिरना टू बी एस्टैब्लिश्ड. हैं। थोड़ा स्ट्रेच है बट हाँ काम कर सकता है। स्टिक हो जाएगा. Mini recap. It was Emperor Jahangir who gave the crucial permission for the EIC's first permanent factory. Option B is the answer. चलो आगे. Another timeline question from 2006. In the year 1613, where was the English East India Company given permission to set up a factory, trading post? Options: A. Bangalore, B. Madras, C. Masulipattnam, D. Surat. Broad micro theme. Location of the first English factory. Topic heading: The first address of the EIC. Chuckles. कॉन्सेप्ट समझो, ये प्रीवियस क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉलोअप है। जहांगीर से परमिशन मिलने के बाद इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहां बनाई? लोकेशन स्ट्रेटेजिकली चोजन थी। Deep option analysis करते हैं. क्वेश्चन स्टेम चेक। द ईयर इज स्पेसिफिक, 1613. द लोकेशन इज द की. Right. ऑप्शन सर्जरी,
जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जहांगीर ने जो फरमान 1613 में ग्रांट किया था, वो स्पेसिफिकली सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए था। मद्रास तो बहुत बाद में 1639 में एस्टैब्लिश हुआ। करेक्ट। और इंग्लिश की एक टेम्पररी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ईस्ट कोस्ट पर 1611 से थी, लेकिन फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो मुगल एम्परर ने सैंक्शन की वो सूरत में 1613 में थी। और बेंगलुरु उस टाइम ईआईसी के लिए मेजर ट्रेडिंग पोस्ट नहीं था। बिल्कुल। सो राइट वर्सेस रॉन्ग में सूरत वाज द लोकेशन, डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज इस पर। Yeah. व्हाई सूरत? गुड क्वेश्चन। सूरत उस टाइम वेस्ट कोस्ट पर प्रीमियर मुगल पोर्ट था, वेस्ट एशिया से ट्रेड का मेजर हब था और हज पिलग्रिम्स के लिए डिपार्चर पॉइंट भी। तो यहाँ ट्रेड कंट्रोल करना बहुत लोकेटिव था। एक्सट्रीमली। और इंग्लिश की पोर्चुगीज पर जीत ने मुगल्स को उनकी नेवल पावर और रिलायबिलिटी का यकीन दिलाया। द बिगिनिंग इन 1613 वाज फ्रॉम सूरत। परफेक्ट। Mini recap. The first officially sanctioned permanent EIC factory was at Surat in 1613. Option D is correct. We are making great progress. Yes, we are. Next one is about the Dutch from 2005. Which one of the following is the correct statement? Options हैं A. The modern Kochi was a Dutch colony till India's independence. B. The Dutch defeated the Portuguese and built Fort Williams in the modern Kochi. C. The modern Kochi was first a Dutch colony before the Portuguese took over from them. D. The modern Kochi never became a part of the British colony. Broad micro theme. Dutch colonial presence in India. Topic heading. The Dutch in Kochi. कॉन्सेप्ट समझो। डच 17th सेंचुरी में इंडिया में एक मेजर यूरोपियन पावर थे। वो पोर्चुगीज और इंग्लिश से फियर्सली कॉम्पीट कर रहे थे, स्पेशली मालाबार कोस्ट पर स्पाइस ट्रेड के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। It tests the sequence of power. एग्जैक्टली। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। Let's see. Question STEM check. We need to find the one correct statement about the Dutch and Kochi. ठीक है। Statement surgery. Option A. The modern Kochi was a Dutch colony till India's independence. This is incorrect. Dutch late 18th century तक अपना influence खो चुके थे ब्रिटिश के हाथों। Especially after the Battle of Bedera Yes. in 1759. Right. Kochi eventually British influence में आ गया। Okay. Option B. The Dutch defeated the Portuguese and built Fort Williams in the modern Kochi. ये statement partially correct and partially incorrect है। The Dutch did defeat the Portuguese and capture Kochi in 1663. ये पार्ट सही है, But लेकिन फोर्ट विलियम्स फेमसली कैलकाटा में है, जो ब्रिटिश ने बनाया था। द फोर्ट इन कोची was rebuilt by the Dutch, but it wasn't called Fort Williams. इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। tricky. Option C. The modern Kochi was first a Dutch colony before the Portuguese took over. Chronologically incorrect. पोर्चुगीज पहले आए थे, डच ने उनसे कैप्चर किया था, ना कि उल्टा। Okay. And D? The modern Kochi never became a part of the British colony. ये भी इनकरेक्ट है। एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1814 के बाद कोची फॉर्मली ब्रिटिश को दे दिया गया इन एक्सचेंज फॉर टेरिटरी इन इंडोनेशिया। So right versus wrong एनालिसिस में सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ inaccuracy है। नॉट कहते हैं। However, हमारी लर्निंग के लिए करेक्ट सीक्वेंस जानना जरूरी है। पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश इन कोची। Got it. Any peripheral knowledge here? हाँ, डच का मेन फोकस इंडिया नहीं बल्कि इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स थे। ब्रिटिश के साथ उनकी फाइट ग्लोबल थी। बैटल ऑफ बेडेरा इन 1759 ने इंडिया में उनके एम्बिशंस खत्म कर दिए, लीविंग द फील्ड क्लियर फॉर द ब्रिटिश। इसका मेमोरी हैक बनेगा। Remember the power order on the coast. PDB. पोर्चुगीज, देन डच, देन ब्रिटिश। हाँ, in strategic ports like Kochi. Good one. Mini recap. This is a problematic question with flawed options. The key takeaway is the historical sequence of control over Kochi. First the Portuguese, then the Dutch, and finally the British. Clear. चलो आगे. Let's move to a question about a famous Nawab from 2005. Which of the following shifted his capital from Murshidabad to Munger? Options: A. Ali Vardi Khan, B. Sirajuddaulah, C. Mir Jafar, D. Mir Qasim. Broad micro theme. Nawabs of Bengal and their relationship with the EIC. Topic heading: The capital shift strategy. Okay. कॉन्सेप्ट समझो। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद इंग्लिश ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, बट ही वाज जस्ट अ पपेट। उन्होंने उससे रिप्लेस करके उसके सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम एम्बिशियस था। यस, वो एक रियल रूलर बनना चाहता था, पपेट नहीं। ही वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द EIC's कंट्रोल। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक, सिंपल और डायरेक्ट। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? हाँ। ऑप्शन सर्जरी। द करेक्ट आंसर इज डी, मीर कासिम। उसने 1762 में अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की। इसका रीजन क्या था? रीजन स्ट्रेटेजिक था। वो मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो कैलकाटा के बहुत पास था। और मुंगेर में उसने अपनी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। एग्जैक्टली, अवे फ्रॉम द प्राइंग आईज ऑफ द EIC। बाकी ऑप्शंस? अली वर्दी खान स्ट्रॉन्ग नवाब थे, बट सिराजुद्दौला से पहले। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड किल्ड आफ्टर प्लासी, और मीर जाफर वाज द ब्रिटिश पपेट हु रूल्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद। सो राइट वर्सेस रॉन्ग में द करेक्ट आंसर इज डी, मीर कासिम। करेक्ट। इसकी पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड सुनो। मीर कासिम की ये कोशिश है, जैसे इंटरनल ट्रेड पर सारी ड्यूटीज अबॉलिश करना ताकि इंडियन मर्चेंट्स को फेयर चांस मिले, इन सबसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई इन 1764। यस, इस बैटल में मीर कासिम along with the Mughal Emperor Shah Alam II and the Nawab of Awadh was decisively defeated by the British. और बक्सर प्लासी से ज्यादा सिग्निफिकेंट थी,
है ना? बिल्कुल, बक्सर ने इंडिया में ब्रिटिश मिलिट्री सुप्रेमेसी को ट्रूली एस्टैब्लिश किया। इसका मेमोरी हैक. Qasim wanted Qas power, so he moved to Munger to get away from the British mess. Good one. Mini recap. Mir Qasim shifted the capital to Munger to escape British control. This strategic move eventually led to the Battle of Buxar. Option D is correct? Perfect. On to the next one. Let's test our timeline of battles. From 2005, which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? Options है A. Battle of Wandiwash, Battle of Buxar, Battle of Amber, Battle of Plassey. B. Battle of Amber, Battle of Plassey, Battle of Wandiwash, Battle of Buxar. C. Battle of Wandiwash, Battle of Plassey, Battle of Amber, Battle of Buxar. D. Battle of Amber, Battle of Buxar, Battle of Wandiwash, Battle of Plassey. Broad micro theme. Key battles of the 18th century. Topic heading Battle Royal 18th Century Edition. कॉन्सेप्ट समझो 18th सेंचुरी इंडिया में इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड था। मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और वेरियस पावर्स मराठास, नवाब्स, यूरोपियन कंपनीज सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे। और इन बैटल्स के आउटकम ने इंडिया का फ्यूचर डिसाइड किया. फॉर द नेक्स्ट 200 years. चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस. Let's go. Question stem check. We need the correct chronological order, so we need the dates. Let's date them. Okay. Battle of Ambur. ये सेकंड कर्नाटिक वॉर का पार्ट था. डेट 1749. ठीक है. Battle of Plassey. 1757. Battle of Wandiwash. Decisive battle of the Third Carnatic War. Date 1760. और Battle of Buxar 1764. Perfect. So right versus wrong में correct order is Ambur 1749, Plassey 1757, Wandiwash 1760, Buxa 1764. अब ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन बी मैचेस आवर ऑर्डर परफेक्टली. Correct. अब इनकी पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड भी समझ लो. हाँ बताओ. बैटल ऑफ एम्बर 1749. इसने दिखाया कि एक स्मॉल डिसिप्लिन्ड यूरोपियन ट्रेन्ड आर्मी एक बहुत बड़ी इंडियन आर्मी को हरा सकती है. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का पार्ट. यस. बैटल ऑफ प्लासी 1757. ये एक रियल बैटल से ज्यादा एक कॉन्स्पिरेसी और बिट्रेयल थी. इसने ब्रिटिश को बंगाल का कंट्रोल दिया. बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760. इसने इंडिया में फ्रेंच एम्बिशंस को खत्म कर दिया. हाँ, लीविंग ब्रिटिश एज द डोमिनेंट यूरोपियन पावर. और बैटल ऑफ बक्सर 1764 एक ट्रू मिलिट्री विक्ट्री. इसने ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी, मेकिंग देम द डी फैक्टो रूलर्स. ग्रेट समरी. इसका मेमोरी हैक क्या होगा? रिमेंबर द एक्रोनिम APWB. एम्बर, प्लासे, वॉन्डिवॉश, बक्सर. सही है. यह एक स्टोरी की तरह. एम्बर में राइवलरी शुरू हुई, प्लासी में बंगाल जीता, वॉन्डिवॉश में फ्रेंच को हराया और बक्सर में सबको सील कर दिया. बहुत बढ़िया. मिनी रिकैप. द करेक्ट सीक्वेंस इज एम्बर, प्लासे, वॉन्डिवॉश, बक्सर. A clear timeline of rising British power. Option B is the correct answer. Onwards. Time for a true-false check. From 2004. Consider the following statements. 1. In the Third Battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali defeated Ibrahim Lodi. 2. Tipu Sultan was killed in the Third Anglo-Mysore War. 3. Mir Jafar entered in conspiracy with the English for the defeat of Nawab Sirajud-Dowla in the Battle of Plassey. Which of the statements given above are correct? Options है A. 1, 2 and 3. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. D. 3 only. Broad micro theme. Verifying key historical events. Topic heading. Fact check. 18th century edition. Okay. कॉन्सेप्ट समझो. ये क्वेश्चन 3 अलग-अलग बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर कोर नॉलेज टेस्ट कर रहा है. एक छोटी सी गलती डेट या नाम में गलत आंसर दे सकती है. This is pure factual recall. हाँ, चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं. Let's do it. Question stem check. We need to find the correct statements. Right. Statement surgery. Statement 1, Third Battle of Panipat. This is incorrect. Third Battle of Panipat 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच हुई थी. और मराठास हारे थे, इब्राहिम लोदी नहीं. करेक्ट. इब्राहिम लोदी को तो बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हराया था. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. Got it. Statement 2. टिपू सुल्तान's डेथ. दिस इज इनकरेक्ट. टिपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर 1799 में मारे गए थे अपनी कैपिटल सेरिंगपट्टम डिफेंड करते हुए. थर्ड में नहीं. नहीं, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम के साथ एंड हुई थी. टिपू ने अपनी हाफ टेरिटरी खो दी बट ही सर्वाइव्ड. सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. Okay. And statement 3. मीर जाफर्स कॉन्स्पिरेसी. दिस इज अ क्लासिक हिस्टोरिकल फैक्ट. मीर जाफर सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ कंस्पायर किया. और उसने अपनी आर्मी को बैटल ऑफ प्लासी के दौरान रोक कर रखा, जिससे नवाब की हार हुई. बिल्कुल. सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. तो राइट वर्सेस रॉन्ग एंड एलिमिनेशन लॉजिक में स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट. ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. हाँ. सो द ओनली ऑप्शन दैट फिट्स इज D 3 ओनली. ओके. एनी पेरिफेरल नॉलेज? हाँ. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की हार ने नॉर्थ इंडिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया जिसे इवेंचुअली ब्रिटिश ने फिल किया. और टीपू सुल्तान? उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं. वो ब्रिटिश के एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स थे. अपने रॉकेटरी के यूज के लिए फेमस थे. उनकी डेथ ने साउथ इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन का लास्ट मेजर ऑब्स्टिकल हटा दिया. इसका मेमोरी हैक सिंपल है. पानीपत 1 बाबर बीट्स लोडी. पानीपत 3 अब्दाली बीट्स मराठास. Tipu's end was in the 4th war, not 3rd. And Mir Jafar's betrayal is the sad truth of Plassey. Perfect. Mini recap. A great fact check question. Only statement 3 is correct.
Rely on your core knowledge always. बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Here is a question. Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? Options: A. Clive, B. Dupleix, C. Albuquerque, D. Warren Hastings. Broad micro theme. Strategy of European intervention in India. Topic heading: The Master of Divide and Rule. Oh, interesting. कॉन्सेप्ट समझो, यूरोपियंस ने इंडिया सिर्फ बैटल से नहीं जीता, दे वन इट थ्रू स्मार्ट कनिंग डिप्लोमेसी। एक की स्ट्रैटेजी थी इंडियन किंगडम्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरफेयर करना। वो एक प्रिंस को दूसरे के अगेंस्ट सपोर्ट करते थे। हाँ, और अपनी मिलिट्री हेल्प के बदले में पैसे, ट्रेड प्रिविलेजेस और इवेंचुअली टेरिटरी लेते थे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्ट्रैटेजी का पायोनियर कौन था। डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन स्टेम चेक। कीवर्ड्स हैं फर्स्ट यूरोपियन, इनिशिएट द पॉलिसी और टेकिंग पार्ट इन क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। ठीक है। ऑप्शन सर्जरी। करेक्ट आंसर है बी. ड्यूप्लेक्स। जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया, वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस पॉलिसी। अच्छा। कार्नाटिक वॉर्स के दौरान उसने हैदराबाद और कर्नाटक के सक्सेशन डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करने की आर्ट को परफेक्ट किया। और क्लाइव? पॉलिसी। उसने देखा कि ड्यूप्लेक्स की स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है और उसे ब्रिटिश के लिए और भी सक्सेसफुली यूज किया। He beat Duplex at his own game. एग्जैक्टली। और Albuquerque और Warren Hastings. एल्बुकर्की 16th सेंचुरी के पोर्चुगीज गवर्नर थे। उनका फोकस कोस्टल पोर्ट्स कैप्चर करके एक मैरिटाइम एम्पायर बनाना था, और वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत बाद में आए जब तक ये पॉलिसी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश प्रैक्टिस बन चुकी थी। So, right versus wrong में Duplex was the innovator, Clive was the perfecter. Question, first to initiate पूछ रहा है, so Duplex is the answer. करेक्ट। इसकी पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। दिस पॉलिसी इज अ फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इंडियन प्रिंस अपनी सर्वाइवल के लिए यूरोपियन पावर पर डिपेंडेंट हो जाता था। और धीरे-धीरे अपनी इंडिपेंडेंस खो देता था। यस। लॉर्ड वेलेस्ली ने बाद में इसे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में फॉर्मलाइज किया, बट द आइडिया वाज ओरिजिनली डुप्लेक्स का। Memory hack, don't be duped, it was Duplex. He was the first to play this diplomatic game. Right. Mini recap. The policy of divide and rule by intervening in local politics was pioneered by the French governor Dupleix. Option B is correct. Great. Next question. Let's talk about the Diwani. From 2002, who granted the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company? Options: A. Shah Alam II, B. Mir Qasim, C. Sirajud-Dowla, D. Shuja'ud-Dowla. Broad micro theme. The grant of Diwani. Topic heading: The legal stamp on British power. Concept समझो। दीवानी का मतलब है द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू यानी टैक्सेस। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद ब्रिटिश अनडिस्प्यूटेड मिलिट्री पावर थे। लेकिन उन्हें टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक लीगल अथॉरिटी चाहिए थी। एग्जैक्टली। और ये लीगल सैंक्शन सिर्फ इंडिया का सॉवरेन द मुगल एम्परर दे सकता था। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक। हु ग्रांटेड द दीवानी? ओके। ऑप्शन सर्जरी। करेक्ट आंसर है ए. शाह आलम II। बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद मुगल एम्परर शाह आलम II ब्रिटिश के वर्चुअल प्रिजनर थे। राइट। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने उनके साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की। इस ट्रीटी के अंडर शाह आलम II ने इन एक्सचेंज फॉर अ पेंशन दीवानी EIC को ग्रांट कर दी। बाकी ऑप्शंस तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, मीर कासिम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे, सिराजुद्दौला 1757 में ही मार दिए गए थे, और शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे जिन्होंने अलग ट्रीटी साइन की थी। सो राइट वर्सेस रॉन्ग में शाह आलम II इज द आंसर। यस। अब इसकी पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। ये दीवानी का ग्रांट एक लैंडमार्क इवेंट था। इसने EIC को एक ट्रेडिंग कंपनी से डी फैक्टो रूलर बना दिया। बिल्कुल। उनके पास अब एक व्यास्ट और रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था जिससे वो अपनी आर्मी मेंटेन करने, ट्रेड फाइनेंस करने और प्रॉफिट्स ब्रिटेन भेजने के लिए यूज करते थे। इससे ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी शुरू हुआ है ना? हाँ, बंगाल में कंपनी के पास पावर, रेवेन्यू और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे क्योस और 1770 का ग्रेट फेमिन हुआ। इसका मेमोरी हैक बनेगा। आफ्टर बक्सर, शाह आलम हैड नो आलम चॉइस बट टू गिव द दीवानी। अच्छा है। Mini recap. The Diwani was granted by the Mughal Emperor Shah Alam II through the Treaty of Allahabad in 1765. Option A is correct. चलो, we're almost at the end. Keep going. Okay. A matching exercise. From 1995, which one of the following pairs is correctly matched? Pairs हैं. A. Battle of Buxar, Mir Jafar versus Clive. B. Battle of Wandiwash, French versus East India Company. Battle of Chilianwala, Dalhousie versus Marathas. D. Battle of Khurda, Nizam versus East India Company. Broad micro theme. Matching battles with combatants. Topic heading, who fought whom? कॉन्सेप्ट समझो। ये प्रिसाइज नॉलेज टेस्ट करता है। सिर्फ बैटल नहीं बल्कि अपोजिंग फोर्सेस कौन थे ये भी पता होना चाहिए। A test of detailed factual knowledge. हाँ, चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। Let's do it. क्वेश्चन स्टेम चेक। We need the one correctly matched pair. ठीक है। Pair surgery. Pair A, Battle of Buxar, Mir Jafar versus Clive. Completely wrong. Battle of Buxar में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II एक तरफ थे और EIC forces led by Hector Munro दूसरी तरफ। मीर जाफर पपेट नवाब था और क्लाइव प्लासी से एसोसिएटेड है। So incorrect. Pair B, Battle of Wandiwash, French versus East India Company. This is perfectly correct. Battle of Wandiwash 1760 थर्ड कार्नाटिक वॉर की डिसाइसिव बैटल थी, जहां ब्रिटिश EIC फोर्सेस लेड बाय सर आई कूट ने फ्रेंच को हराया। यस, इसने इंडिया में फ्रेंच का फ्यूचर सील कर दिया। सो पेयर बी इज करेक्ट। ओके, पेयर सी, बैटल ऑफ चिलियनवाला, डलहौजी वर्सेस मराठास।
इनकरेक्ट। बैटल ऑफ चिलियन वाला 1849 सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान हुई थी। ब्रिटिश EIC वर्सेस सिख एम्पायर, मराठास नहीं। करेक्ट। एंड पेयर डी, बैटल ऑफ खुर्दा, निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकरेक्ट। बैटल ऑफ खुर्दा 1795 मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच हुई थी। EIC डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। सो राइट वर्सेस रॉन्ग में पेयर्स A, C एंड D ऑल मिसमैच्ड हैं। ओनली पेयर B इज करेक्ट। यस, इसकी पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। कर्नाटिक वॉर्स इसेंशियली ब्रिटेन और फ्रांस के बीच प्रॉक्सी वॉर्स थे। वॉन्डिवॉश उनका क्लाइमैक्स था। और एंग्लो सिख वॉर्स लास्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसके बाद पूरा सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। इसका मेमोरी हैक आसान है। वॉन्डी वॉश मेड द फ्रेंच वॉश अवे फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मिनी recap. The only correct match is the Battle of Wandiwash between the French and the EIC. Option B is the winner. Just one more to go. Chalo, let's finish strong. And here is our final question for this massive session. From 1994, the first to start a joint stock company to trade with India were Options. Option A, Portuguese. Option B, Dutch. Option C, French. Option D, Danish. broad micro theme, European corporate structures for trade. Topic heading, the world's first MNCs. Ooh, कॉन्सेप्ट समझो। इंडिया से ट्रेड एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वेंचर था। रिसोर्सेज पूल करने और रिस्क मिनिमाइज करने के लिए यूरोपियन पावर्स ने जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई। precursors to modern multinational corporations. एग्जैक्टली। द क्वेश्चन इज, इंडिया ट्रेड के लिए ये सबसे पहले किसने किया? चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन स्टेम चेक। फर्स्ट स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये थोड़ा डिबेटेबल है, बट एक जनरली एक्सेप्टेड आंसर है। ठीक है। ऑप्शन सर्जरी। ऑप्शन ए, पोर्चुगीज। उनका ट्रेड लार्जली एक स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज था, क्राउन मोनोपोली, जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं। ओके। ऑप्शन बी, डच। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी या VOC 1602 में फॉर्म हुई थी। ये एक मैसिव एंटरप्राइज था, आर्ग्यूबली द फर्स्ट ट्रूली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। वाओ। इसके पास वॉर वेज करने, ट्रीटी साइन करने और कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने की पावर्स थी। बाकी ऑप्शंस? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी और हेवीली स्टेट कंट्रोल्ड थी। और डेनिश कंपनी 1616 में। सो राइट वर्सेस रॉन्ग में डच आर द पायनियर्स। यस। While English East India Company 1600 में फॉर्म हुई, Dutch VOC of 1602 को इस ग्रैंड जॉइंट स्टॉक मॉडल का पायोनियर माना जाता है, जिसने ग्लोबल ट्रेड को रेवोल्यूशनाइज किया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट। एनी पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, VOC को डच गवर्नमेंट ने एशिया में स्पाइस ट्रेड के लिए 21 इयर्स की मोनोपोली दी थी। उसकी स्केल और पावर उस टाइम अनप्रेसिडेंटेड थी, EIC से भी ज्यादा। और उनका फोकस इंडोनेशिया पर ज्यादा था इंडिया से। करेक्ट। इसका मेमोरी हैक है, द डच डबल डाउन ऑन इन्वेस्टमेंट विद देयर जॉइंट स्टॉक कंपनी। Nice. Mini recap. The Dutch VOC, formed in 1602, is credited as the pioneer of the large-scale joint stock company model for Asian trade. Option B is the correct answer. And that's a wrap on our 26 questions. Phew, what a marathon session. दोस्तों आज हमने एक ट्रेडिंग कंपनी के एम्पायर बनने की कहानी को 26 क्वेश्चंस के थ्रू अनरेवल किया है। हाँ, from Portuguese fruits to Dutch corporate structures, from the politics of Mir Qasim to the vision of Tipu Sultan. और ब्रिटिश पॉलिसीज का डेवास्टेटिंग इकोनॉमिक इंपैक्ट, हमने सब कुछ कवर किया। बिल्कुल। चलो एक फाइनल रिकैप करते हैं ब्रॉड थीम्स का। जरूर। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, हमने देखा कैसे अलग अलग पावर्स इंडिया आई। पोर्चुगीज नए क्रॉप्स लाए, डच ने जॉइंट स्टॉक मॉडल पायनियर किया और इंग्लिश और फ्रेंच ने सुप्रेमेसी के लिए फाइट की। राइट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पावर, हमने सीखा कि ब्रिटिश ने जहांगीर जैसे मुगल एम्परर्स के साथ डिप्लोमेसी से फुट होल्ड पाया और फिर प्लासी, वॉन्डिवॉश और बक्सर जैसे डिसाइसिव बैटल से अपनी पावर सीमेंट की। बिल्कुल। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ब्रिटिश ने इंडिया की इकोनॉमी को फंडामेंटली री इंजीनियर किया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिसमेंटल किया, जिससे डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। हर क्वेश्चन एक पजल पीस की तरह था और आज हमने उन सबको जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखी है। दिस इज हाउ यू बिल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। One question at a time. But the exploration never ends. So here's a final challenge for you. हमने देखा कि कैसे a joint stock company with economic motives ने eventually एक vast country का political control ले लिया. Can you think of any parallels today where large corporations might be influencing politics or society in profound ways? Think about it. This is where history becomes relevant for our present and future. It gives us a framework to understand the world around us. इसी thought के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. Keep learning, keep questioning, and keep up this energy. We'll be back with another deep analysis very soon. Until then, take care. And हेलो दोस्त, अगर मैं कहूं कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी एम्पायर्स में से एक सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि एक कागज के टुकड़े से बनी थी। हाँ, एक सिंपल सा ट्रेड परमिट जिसे दस्तक कहते थे, जिसने इतना मैसिव टैक्स इवेजन अलाउ किया कि उसे लिटरली एक वॉर शुरू हो गई। और सिर्फ ये नहीं, हम देखेंगे कैसे एक सिंगल ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सिर्फ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं था, वो एक मोमेंट था जब एक ट्रेडिंग कंपनी को ऑफिशियली एक एम्पायर की चाबियां मिल गई। इंटरेस्टिंग है ना? तो अगर आप इस माइंड ब्लोइंग जर्नी के लिए तैयार हैं तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि आप एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहोगे। और हाँ, कमेंट्स में बताओ अगला टॉपिक कौन सा डाइसेक्ट करें। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, आज हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसके पीछे की स्ट्रैटेजी को डीकोड कर रहे हैं। हर सवाल एक बड़े कॉन्सेप्ट का दरवाजा है। फैंटास्टिक। तो ये रहा आज का हमारा लर्निंग मैप। हम एक मैराथन सेशन करने वाले हैं। यूपीएससी, CDS और CAPF एग्जाम्स के ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। शुरू करेंगे डच ट्रेड से, फिर समझेंगे एजेंसी हाउसेस का कॉन्सेप्ट, अवध के एनेक्सेशन के पीछे की पॉलिटिक्स को जानेंगे और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जैसे एपिक कॉन्फ्लिक्ट्स को भी कवर करेंगे। हर सवाल एक कंप्लीट टॉपिक है। तो अपनी कॉफी ले आओ, कंफर्टेबल हो जाओ एंड लेट्स डाइव इन।
ओके तो लिस्ट में हमारा पहला सवाल दोस्त है CAPF 2024 से। सवाल कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डच ट्रेड इन मुगल पीरियड। 1. द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। 2. क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? और आपके ऑप्शंस हैं A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2 या D नाइदर 1 नॉर 2। माइक्रोकिन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड देयर कमोडिटीज। बहुत अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। ये आपकी ट्रेड रूट्स की ज्योग्राफिकल नॉलेज टेस्ट करता है। तो पहले कोर कॉन्सेप्ट को आसान करते हैं। कॉन्सेप्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी VOC 17th सेंचुरी में एक पावर हाउस थी। हम उन्हें अक्सर स्पाइसेस से एसोसिएट करते हैं, लेकिन उनके ऑपरेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे। उनके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था। वो टेक्सटाइल्स, सॉल्ट पीटर, ओपियम और सिल्क पूरे एशिया में ट्रेड करते थे। अच्छा, जैसे आजकल की ग्लोबल सप्लाई चेन। बिल्कुल, इसे आज के अमेज़न की ग्लोबल सप्लाई चेन की तरह सोचो। अमेज़न सिर्फ एक वेयरहाउस से किताबें नहीं बेचता, वो इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से, कॉफी कोलंबिया से और सॉफ्टवेयर इंडिया से सोर्स करता है। वैसे ही डच के पास स्पेसिफिक गुड्स के लिए स्पेसिफिक हब्स थे। सब कुछ एफिशिएंसी और मोनोपोली के बारे में था। राइट। तो चलिए अब ऑप्शंस को डाइसेक्ट करते हैं। लेट्स डू अ स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट 1, द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बंगाल 17th सेंचुरी में एक टेक्सटाइल ट्रेजर ट्रोव था, अपने फाइन सिल्क और मसलिन के लिए फेमस। डच ने चिंसुरा में हुगली रिवर के ठीक किनारे 1653 में एक बड़ी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी। अच्छा, तो इससे उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। एग्जैक्टली इससे उन्हें बंगाल के प्रोडक्शन सेंटर्स का डायरेक्ट एक्सेस और यूरोप तक इन हाई डिमांड गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एक वाटरवे मिल गया। पेरिफेरल नॉलेज। एक बात याद रखना, वहां सिर्फ डच नहीं थे, इंग्लिश, फ्रेंच, सबको बंगाल के टेक्सटाइल ट्रेड का एक हिस्सा चाहिए था। हाँ, और इसी कंपटीशन से आगे जाकर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे। बिल्कुल, बैटल ऑफ प्लासी जैसे। एक और फैसिनेटिंग बात यह है कि बंगाल का सिल्क अक्सर उनके मेन एशियन हेडक्वार्टर्स बटालिया यानी मॉडर्न डे जकार्ता से जापान री एक्सपोर्ट किया जाता था। एक अनोखा ट्रेड ट्रायंगल था ये। वाओ। ओके, अब स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। स्टेटमेंट 2, क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। अब ये है क्लासिक UPSC ट्रैप। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि डच की एक रूथलेस मोनोपोली थी स्पाइस आइलैंड्स पर, जो मॉडर्न डे इंडोनेशिया में मलुकू आइलैंड्स हैं। क्लोव्स, नटमेग, मेस ये उनके क्राउन जूल्स थे और ये वहां से डायरेक्टली सोर्स किए जाते थे। सूरत उनके लिए एक क्रूशियल पोर्ट था, हाँ, लेकिन इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए। अच्छा, जैसे कि गुजरात से कॉटन या इंडिगो। राइट। सूरत इन इंडोनेशियन स्पाइसेस के लिए प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट नहीं था। वो तो ऐसे हो गया जैसे आप कश्मीरी एप्पल्स खरीदने बेंगलुरु जा रहे हो। मेन हब नहीं है ना, पेरिफेरल नॉलेज। एक्चुअली डच अपनी स्पाइस मोनोपोली को लेकर इतने प्रोटेक्टिव थे कि उन्होंने ब्रूटल वॉर्स भी लड़े, जैसे 1623 का एम्बोइना मैसेकर, जिसमें उन्होंने इंग्लिश ट्रेडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया था। ओह, हाँ, और इसी वजह से इंग्लिश ने इंडिया पर, स्पेशली टेक्सटाइल्स पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। तो देखा, डच का इंडोनेशिया के स्पाइसेस पर फोकस इनडायरेक्टली इंग्लिश को इंडिया में कंसोलिडेट करने में हेल्प कर गया। सब कुछ कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया कनेक्शन। तो एलिमिनेशन लॉजिक क्या होगा? एलिमिनेशन लॉजिक, जैसे ही आपको पता चला कि डच स्पाइस मोनोपोली इंडोनेशिया सेंट्रिक थी, स्टेटमेंट 2 इनवैलिड हो गया, तो आप इमीडिएटली ऑप्शंस B और C को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास A और D बचे। और क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है कि स्टेटमेंट 1 सही है, तो आंसर A ही होगा। सिंपल। एग्जैक्टली। मेमोरी हैक, इसे याद रखने का आसान तरीका, D से डच और D से ढाका बंगाल टेक्सटाइल्स, लेकिन स्पाइसेस के लिए वो सूरत नहीं, साउथ ईस्ट एशिया जाते थे। ब्रिलियंट हैक। मिनी रिकैप। तो शॉर्ट में डच स्ट्रेटेजिक ट्रेडर्स थे, सिल्क बंगाल से उठाया, लेकिन उनका मेन मसाला बिजनेस इंडोनेशिया में था। सूरत इंपॉर्टेंट था पर टेक्सटाइल्स के लिए, इन स्पेसिफिक स्पाइसेस के लिए नहीं। कूल। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 CAPF 2022 से। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एजेंसी हाउसेस इज आर करेक्ट? 1. There were important commercial formations in the late 18th and 19th century India. 2. The operation of managing agencies remained confined to Calcutta. Select the correct answer using the code given below. Options वही हैं, A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. माइक्रो थीम, colonial economic structures। एजेंसी हाउसेस, ये टॉपिक ब्रिटिश एम्पायर की छिपी हुई फाइनेंशियल मशीनरी को रिवील करता है। तो आसान भाषा में क्या था ये? कॉन्सेप्ट सिंपल टर्म्स में, एजेंसी हाउसेस इंडिया की पहली मॉडर्न स्टाइल मल्टीनेशनल सर्विस फर्म्स थी। ये डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, बल्कि ये जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग और ट्रेड मैनेजमेंट। प्राइमरीली यूरोपियन मर्चेंट्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राइवेट ट्रेड के लिए। अच्छा, तो जैसे आजकल की JP मॉर्गन या मैकेंजी। बिल्कुल, ये मॉडर्न फर्म्स गाड़ियां नहीं बनाती, लेकिन गाड़ी कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए लोन्स, इन्वेस्टमेंट और कंसल्टिंग स्ट्रेटजी देती हैं। एजेंसी हाउसेस ने 18वीं सदी में एग्जैक्टली यही काम किया। प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेड का फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल बैकबोन थी ये, कमोडिटीज जैसे इंडिगो, ओपियम और टी के लिए। समझ गया। अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट 1, दे वर इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉर्मेशंस इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी इंडिया। ये बिल्कुल सही है। ये बेहद पावरफुल हो गए, खासकर 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट्स के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म होने लगी। इससे प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए फ्लड गेट्स खुल गए। एग्जैक्टली। और इन ट्रेडर्स को कैपिटल और मैनेजमेंट की जरूरत थी, जो एजेंसी हाउसेस ने प्रोवाइड की। पेरिफेरल नॉलेज। कई एजेंसी हाउसेस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज ने शुरू की थी। इन लोगों के पास इनसाइडर नॉलेज थी, लोकल कनेक्शंस मतलब जुगाड़ था, और उन्हें पता था कि सिस्टम कैसे काम करता है। इससे उन्हें एक मैसिव एडवांटेज मिला। पामा एंड को और अलेक्जेंडर को इसके फेमस एग्जांपल्स हैं। इंटरेस्टिंग। अब स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? वो कन्फाइंड टू कैलकाटा वाली बात थोड़ी ट्रिकी लग रही है। स्टेटमेंट 2, द ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसीज रिमेन्ड कन्फाइंड टू कैलकाटा। हाँ, ये ट्रिकी है कन्फाइंड शब्द की वजह से,
लेकिन यूपीएससी एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में इसे सही माना जाता है। कैलकाटा उस समय ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी और उसकी इकोनॉमी का अनडिस्प्यूटेड एपिसेंटर भी। सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल एजेंसी हाउसेज वहीं हेडक्वार्टर थी। क्योंकि वहाँ कैपिटल, पोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सबका एक्सेस था। करेक्ट। उनकी ब्रांचेस बॉम्बे या मद्रास में हो सकती थी, लेकिन उनके कोर डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल ऑपरेशंस हेविली कैलकाटा सेंट्रिक थे। पेरिफेरल नॉलेज। कैलकाटा में ये कॉन्सेंट्रेशन उन्हें वल्नरेबल भी बनाता था। 1830s और 1840s के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इनमें से कई हाउसेज जो रिस्की स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व थे, ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। अच्छा, डोमिनो इफेक्ट। हाँ, इस सेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि जब एक बड़ा हाउस फेल हुआ, उसने एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया जिसने कई दूसरों को भी डुबो दिया। तो इस केस में एलिमिनेशन लॉजिक क्या होगा? यहाँ दोनों स्टेटमेंट्स को सही माना जाता है। स्टेटमेंट 1 उनकी इंपॉर्टेंस बताता है और स्टेटमेंट 2 उनके ऑपरेशनल हब को सही तरह से पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ कोई रियल ट्रैप नहीं है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। मेमोरी हैक। ऐसे सोचो, एजेंसी हाउसेज ऑल कमर्शियल सर्विसेज देती थीं और वो कैलकाटा में सेंटर्ड थीं। ACC। बढ़िया है। मिनी रिकैप। तो एजेंसी हाउसेज ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेड के फाइनेंशियल इंजन्स थे और उनकी पावर कैलकाटा सिटी में हेविली कॉन्सेंट्रेटेड थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम CAPF 2020। ये एक फेमस ट्रीटी के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। 1. The treaty fixed the Satluj as the boundary between the Punjab and British India. 2. It was after this treaty that Maharaja Ranjit Singh was able to annex Jammu, Multan and Kashmir to his domains. Which of the statements given above is correct? Options हैं A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 and 2. माइक्रो थीम, ब्रिटिश ट्रीटीज एंड एनेक्सेशंस। ये ट्रीटी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी में एक मास्टर क्लास है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट: ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। ये बेसिकली एक नॉन अग्रेशन पैक्ट था जिसने उनके रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, दो राइवल टेक जायंट्स, मान लो एप्पल और गूगल, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एप्पल अग्री करता है कि वो सर्च इंजन मार्केट में एंटर नहीं करेगा और गूगल अग्री करता है कि वो हाई एंड स्मार्टफोन्स नहीं बनाएगा। इससे कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है और दोनों अपने अपने टेरिटरीज में डोमिनेट कर पाते हैं। एग्जैक्टली यही ब्रिटिश और रंजीत सिंह ने किया। ये मेरा इलाका, वो तुम्हारा इलाका। चलिए स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। स्टेटमेंट 1, द ट्रीटी फिक्स्ड द सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन द पंजाब एंड ब्रिटिश इंडिया। ये इस ट्रीटी का सबसे फेमस क्लॉज है और ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश दो चीजों से परेशान थे, एक तो रंजीत सिंह की बढ़ती पावर जो साउथ में दिल्ली की तरफ एक्सपैंड हो रही थी, और दूसरा फ्रांस और रशिया से नॉर्थ से एक पोटेंशियल इन्वेजन का डर। ये नेपोलियन का दौर था, तो सतलज रिवर को बाउंड्री फिक्स करके उन्होंने अपनी नॉर्दर्न फ्रंटियर को सिक्योर कर लिया। पेरिफेरल नॉलेज: ब्रिटिश एमिसरी जिसने ये ट्रीटी नेगोशिएट की थी वो था चार्ल्स टी मेटकाफ। रंजीत सिंह ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश ने फोर्स का एक क्रेडिबल थ्रेट दिखाया और उन्होंने प्रैग्मेटिकली अग्री कर लिया। इस ट्रीटी को अक्सर ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी कहते हैं, हालांकि परपेचुअल सिर्फ 40 साल ही चला। अब स्टेटमेंट 2 वो भी इससे कनेक्टेड लग रहा है। Statement 2. It was after this treaty that Maharaja Ranjit Singh was able to annex Jammu, Multan and Kashmir to his domains. ये स्टेटमेंट भी सही है और ये पहले स्टेटमेंट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि ट्रीटी ने उनके एक्सपेंशन को सतलज के साउथ में ब्लॉक कर दिया था। रंजीत सिंह जो एक एम्बिशियस रूलर थे ने अपनी मिलिट्री एनर्जीज को नॉर्थ और वेस्ट की तरफ चैनल कर दिया। अच्छा, हाँ, फिर उन्होंने मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1834 को जीता और एक विशाल और शक्तिशाली सिख एम्पायर को कंसोलिडेट किया। तो इस ट्रीटी ने एक तरह से उनके एम्पायर की ज्योग्राफी को शेप किया। पेरिफेरल नॉलेज: इस कंसोलिडेशन के दौर ने रंजीत सिंह को एक फॉर्मेडेबल मॉडर्न आर्मी बनाने का मौका दिया, जिसे जॉन फ्रांसिस्को एलेड और पाउलो अविताबिले जैसे यूरोपियन ऑफिसर्स ने ट्रेन किया था। ये आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे, ब्रिटिश ने सिख एम्पायर को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। एंग्लो सिख वॉर्स उनकी मौत के बाद 1839 में ही शुरू हुए। तो यहाँ तो दोनों स्टेटमेंट्स सही लग रहे हैं। एलिमिनेशन लॉजिक: ये एक क्लासिक कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कॉज प्रोवाइड करता है, बाउंड्री फिक्स हो गई, और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट डिस्क्राइब करता है, दूसरी डायरेक्शन में एक्सपेंशन। दोनों फैक्चुअली करेक्ट हैं और लॉजिकली लिंक्ड हैं, इसलिए आंसर है बोथ 1 एंड 2। मेमोरी हैक: अमृतसर ट्रीटी, बाउंड्री सतलज से, जिसकी वजह से एक्सपेंशन बियॉन्ड कश्मीर तक हुआ। बी एंड बी। परफेक्ट। मिनी रिकैप: तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने माप पर एक लाइन खींच दी सतलज, जिसने आयरॉनिकली महाराजा रंजीत सिंह को अपनी एनर्जी फोकस करने और लाइन के अपनी तरफ एक पावरफुल एम्पायर बनाने में हेल्प की। एक क्लासिक केस ऑफ अनइंटेंडेड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए आगे। ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है CAPF 2018 से। Statement I. In 1856, Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. Statement 2. The Nawab was accused of being unable to control the rebellious chiefs and talukdars. Options इसके बारे में है कि क्या statements true हैं और क्या I को सही से explain करता है। माइक्रो थीम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड मिसगवर्नेंस, ये बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सवाल है। अवध का एनेक्सेशन 1857 के रिवोल्ट के प्राइमरी ट्रिगर्स में से एक था। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट: 1850s तक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अंडर ब्रिटिश एक एनेक्सेशन स्प्री पर थे, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक फेमस टूल था। एक और जस्टिफिकेशन जो वो यूज करते थे वो था मिस गवर्नेंस। अगर वो ये क्लेम कर पाते कि एक नेटिव रूलर इनकॉम्पिटेंट है और उसके किंगडम में केओस है, तो वो उसे टेक ओवर करने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। समझ गया। अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट आई. In 1856, Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. ये एक कोर हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये 100% सही है।
लॉर्ड डलहौजी ने अवध, जो ब्रिटिश का एक पुराना एलाय था, उसे मिस गवर्नमेंट के बहाने एनेक्स कर लिया। वाजिद अली शाह, जो एक कवि और कलाकार थे, न कि योद्धा राजा, उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया एक पेंशन पर। पेरिफेरल नॉलेज, अवध का एनेक्सेशन सतारा या झांसी जैसे स्टेट से अलग था। अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर एनेक्स नहीं किया गया था, क्योंकि वाजिद अली शाह के वारिस थे, बल्कि मिस रूल के प्रीटेक्स्ट पर। इससे तो बिट्रेल की फीलिंग आई होगी। बहुत ज्यादा। इसने एक सदी पुरानी दोस्ती की ट्रीटी तोड़ी और इसे इंडियन लोगों ने एक गहरे विश्वासघात के रूप में देखा। और स्टेटमेंट 2 इसका रीजन बताता है। स्टेटमेंट आई, द नवाब वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार्स। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये वो स्पेसिफिक रीजन है जो ब्रिटिश ने मिस गवर्नेंस के चार्ज को जस्टिफाई करने के लिए दिया। ब्रिटिश ने रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की, जैसे W.H. स्लीमन और जेम्स आउटरम जैसे ऑफिशियल्स की, जिसमें अवध में लॉलेसनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन का डिटेल था, और इसका इल्जाम नवाब पर लगाया गया कि वो अपने शक्तिशाली जमींदारों यानी तालुकदार्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसमें आयरनी क्या है? पेरिफेरल नॉलेज, आयरनी यह है कि एनेक्सेशन के बाद ब्रिटिश ने इन्हीं तालुकदार्स में से कई को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया, और फिर यही तालुकदार्स अवध में 1857 के रिवोल्ट के लीडर्स बन गए। वाओ। हाँ, अवध उस विद्रोह का स्टॉर्म सेंटर था। उसे नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में सिपाही वहीं से आते थे। जब उनकी जन्मभूमि को एनेक्स कर लिया गया और उनके राजा को निकाल दिया गया, तो उनकी ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी खत्म हो गई। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आई का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एलिमिनेशन लॉजिक। बिल्कुल। स्टेटमेंट आई एक फैक्ट है, स्टेटमेंट 2 उस फैक्ट के लिए ऑफिशियल जस्टिफिकेशन देता है। तो स्टेटमेंट आई इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट आई। आंसर है ए। मेमोरी हैक, अवध के एनेक्सेशन के 2 एम याद रखो। प्रीटेक्स्ट था मिस गवर्नेंस और स्टेटेड रीजन था नवाब की मास्टरमाइंड्स यानी तलुकदार्स को कंट्रोल ना कर पाने की इनेबिलिटी। एम एंड एम, ब्रिलियंट कनेक्शन। मिनी रिकैप, तो अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं बल्कि मिस गवर्नेंस विवादास्पद आरोप पर एनेक्स किया गया, एक ऐसा पॉलिटिकल मूव जो बुरी तरह बैकफायर हुआ और 1857 के महान विद्रोह को हवा दी। चलिए मोमेंटम बनाए रखते हैं। एक और सवाल CAPF 2018 से। ये सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है। Which one of the following commercial centers declined after mid 18th century? A. कोलकाता, B. मद्रास, C. ढाका, D. बॉम्बे। माइक्रो थीम, डीअर्बनाइजेशन एंड द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये सवाल एक बहुत ही जरूरी और ट्रैजिक इकोनॉमिक प्रोसेस के बारे में है। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? कॉन्सेप्ट, इंडिया में ब्रिटिश पावर के उदय से इंडियन इकोनॉमी का एक फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। ब्रिटिश ने उन शहरों को प्रमोट किया जो उनके कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट को सर्व करते थे, प्राइमरीली पोर्ट सिटीज जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये उन पुराने ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सेंटर्स की कीमत पर हुआ जो मुगल्स के अंडर फले फूले थे। एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हैं? हाँ, जैसे एक नया हाईवे बनाया जाता है जो एक पुराने शहर को बाईपास कर देता है। पुराने राउट पर सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दुकानें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, जबकि नए हाईवे के साथ नए बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं। अच्छा, तो ब्रिटिश ने एक नया इकोनॉमिक हाईवे बनाया। एग्जैक्टली, और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उसके नए हब्स थे। तो ऑप्शंस को देखते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ए कलकत्ता, बी मद्रास और डी बॉम्बे। ये तीनों ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज के कैपिटल्स थे। ये ब्रिटिश ट्रेड और पावर के नर्व सेंटर्स थे, तो नेचुरली ये इस पीरियड में तेजी से बढ़े। तो ये आंसर नहीं हो सकते। करेक्ट। अब बचा सी, ढाका। ब्रिटिश से पहले ढाका विश्व प्रसिद्ध था। ये मुगल बंगाल की राजधानी थी और लेजेंडरी मसलन कपड़े के उत्पादन का ग्लोबल सेंटर था। एक फलता फूलता समृद्ध शहर था। तो इसका डिक्लाइन क्यों हुआ? व्हाई? डिक्लाइंड 1757 के बाद जब ब्रिटिश ने कंट्रोल हासिल किया तो उनकी पॉलिसीज ने ढाका की इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया। उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स पर भारी टैक्स लगाए, जबकि इंडियन मार्केट को मैनचेस्टर से आए सस्ते मशीन मेड कपड़े से भर दिया। इस प्रोसेस को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ढाका के बुनकर बर्बाद हो गए और शहर की आबादी और महत्व तेजी से गिर गए। पेरिफेरल नॉलेज, सिर्फ ढाका ही नहीं, दूसरे महान प्री कॉलोनियल शहर जैसे मुर्शिदाबाद, बंगाल की पुरानी राजधानी, और सूरत, मुगल एम्पायर का प्रमुख बंदरगाह ने भी ऐसी ही दशा झेली, क्योंकि ट्रेड और पावर नए ब्रिटिश सेंटर्स में शिफ्ट हो गए थे। एलिमिनेशन लॉजिक तो यहाँ बहुत सीधा है। एलिमिनेशन लॉजिक सवाल पूछ रहा है कौन सा शहर डिक्लाइन हुआ। आपको पता है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे ब्रिटिश के अंडर रोज हुए, तो बस प्रेसिडेंसी टाउन्स को एलिमिनेट करके आपको सही जवाब ढाका मिल जाता है। मेमोरी हैक, एक सिंपल पैटर्न याद रखो। नए ब्रिटिश सेंटर्स रोज, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। पुराने मुगल एरा सेंटर्स फेल, ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत। बहुत साफ तरीके से समझाया। मिनी रिकैप, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उनके नए पोर्ट शहरों कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उदय और ढाका जैसे पुराने परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग हब्स के दुखद डिक्लाइन को जन्म दिया। ओके, देखते हैं आगे क्या है। CAPF 2017 से एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन। स्टेटमेंट आई, The British legal scholars relied on Indian pundits and Maulavis for understanding of canons of authoritative texts. Statement 2, British codified the Hindu laws in 1783 and the Muslim laws in 1785. Micro theme, The making of colonial law. ये सवाल एक्सप्लोर करता है कि ब्रिटिश ने इंडिया में अपना लीगल सिस्टम कैसे बनाना शुरू किया। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए। कॉन्सेप्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी से एक रूलिंग पावर में ट्रांसफॉर्म हुई, उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक ऐसे समाज में न्याय कैसे प्रशासित किया जाए जिसके पास प्राचीन और जटिल कानूनी परंपराएं हों। उनकी शुरुआती पॉलिसी इंडियन लॉज को पूरी तरह से रिप्लेस करने की नहीं थी, बल्कि उन्हें इंटरप्रेट और अप्लाई करने की थी। अच्छा, अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। Statement I. The British legal scholars relied on Indian pundits and Maulvis for understanding of canons of authoritative texts.
ये बिल्कुल सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे शुरुआती ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को हिंदू लॉ जो शास्त्रों पर आधारित था या इस्लामिक लॉ जो शरिया पर आधारित था का गहरा ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने हेल्प ली। हाँ, तो उन्होंने अपनी अदालतों में इंडियन पंडित्स और मौलवीज को अपॉइंट किया ताकि वो ब्रिटिश जजेस को पारंपरिक ग्रंथों और रिवाजों को इंटरप्रेट करने में असिस्ट कर सकें। पेरिफेरल नॉलेज। इससे मुख्य कानूनी ग्रंथों के अनुवाद जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुए। फॉर एग्जाम्पल, नथानियल हालिद ने 1776 में हिंदू कानूनों के एक डाइजेस्ट को इंग्लिश में अनुवादित किया जिसे अ कोड ऑफ जेंटू लॉज कहा गया। अच्छा। ऐसे ही विलियम जोन्स ने प्रसिद्ध मनुस्मृति का अनुवाद किया। ये कानूनी व्यवस्था को समझने और अंत में नियंत्रित करने का पहला कदम था। ओके, तो स्टेटमेंट 2 में क्या गड़बड़ है? Statement 2, British codified the Hindu laws in 1783 and the Muslim laws in 1785. यहाँ है ट्रैप। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टाइमलाइन गलत है। कोडिफिकेशन एक सिंगल यूनिफॉर्म सेट ऑफ रिटन लॉज बनाने का प्रोसेस है, जबकि ब्रिटिश ने 18th सेंचुरी के आखिर में इंडियन लॉज को समझना शुरू कर दिया था। एक्चुअल सिस्टमैटिक कोडिफिकेशन बहुत बाद में, मुख्य रूप से 19th सेंचुरी में हुआ। अच्छा, तो इसका ट्रिगर क्या था? पेरिफेरल नॉलेज। कोडिफिकेशन के लिए असली जोर 1833 के चार्टर एक्ट के बाद आया, जिसने फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसके हेड लॉर्ड मैकॉले थे। इस कमीशन के काम से ही आगे जाकर इंडियन पीनल कोड 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 जैसे मेजर कोड्स बने। 1783 और 1785 इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के लिए बहुत जल्दी हैं। तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक सीधा है। स्टेटमेंट आई सही, स्टेटमेंट 2 गलत। एलिमिनेशन लॉजिक बिल्कुल। आपको पता है स्टेटमेंट आई सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 की डेट्स पर आपको तुरंत शक होना चाहिए। 1780s मकौले और लॉ कमीशन के लिए बहुत जल्दी है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। सही आंसर वो ऑप्शन होगा जो कहता है स्टेटमेंट आई इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मेमोरी हैक। कोडिफिकेशन को चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और मकौले से एसोसिएट करो, 1780 से नहीं। ये सी कनेक्शन आपको सही एरा याद रखने में मदद करेगा। ये बढ़िया टिप है। मिनी रिकैप। ब्रिटिश ने शुरुआत में स्थानीय कानूनों को समझने के लिए भारतीय विद्वानों पर निर्भर किया, लेकिन इन कानूनों को एक समान कानूनी प्रणाली में कोडिफाई करने का विशाल काम 19वीं शताब्दी में बहुत बाद में हुआ। चलिए अगले सवाल पर। ठीक है, ये सीएपीएफ 2017 से है और थोड़ा ट्रिकी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट? याद रखना दोस्त, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। ए, इट वाज साइंड इन द ईयर 1765। बी, द मुगल एम्परर बाय अ फरमान formally granted the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company. C, Awadh was restored to its Nawab on payment of 50 lakhs. D, Banaras and the surrounding tracts were detached from Awadh and handed over to Shah Alam II. माइक्रो थीम, फाउंडेशनल ट्रीटीज ऑफ ब्रिटिश रूल। यह सवाल उस ट्रीटी में एक गहरा डाइव है जिसने EIC को आधिकारिक तौर पर एक शासक शक्ति बना दिया। तो एक एक करके चेक करते हैं। कीवर्ड है नॉट करेक्ट। डीप ऑप्शन एनालिसिस। लेट्स चेक ईच ऑप्शन। ए, इट वाज साइंड इन द ईयर 1765। ये सही है। ये अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा साइन की गई थी, बैटल ऑफ बक्सर की जीत के ठीक बाद। बी, द मुगल एम्परर ग्रांटेड द दीवानी। ये भी सही है। ये इस ट्रीटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया। इससे तो उन्हें इंडिया के सबसे अमीर प्रांतों के फाइनेंसेस पर कंट्रोल मिल गया। बिल्कुल। सी, अवध वॉज रिस्टोर्ड टू इट्स नवाब ऑन पेमेंट ऑफ 50 lakhs। ये भी सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने एक स्मार्ट मूव खेला। अवध को एनेक्स करने के बजाय उसने उसे उसके नवाब शुजा उद्दौला को लौटा दिया और उसे बंगाल और मराठास के बीच एक बफर स्टेट बना दिया। लेकिन उसने नवाब से 50 लाख रुपए का भारी युद्ध हर्जाना वसूला। तो फिर डी ही गलत होगा। बनारस एंड द सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वर डिटैच्ड फ्रॉम अवध एंड हैंडेड ओवर टू शाह आलम II। हाँ, ये गलत स्टेटमेंट है। ब्रिटिश ने अवध से कुछ टेरिटरीज अलग करके एम्परर शाह आलम II को उनके रख रखाव के लिए दिए थे, लेकिन ये कोरा और इलाहाबाद के जिले थे, बनारस नहीं। अच्छा, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। बहुत। बनारस की जमींदारी कुछ और समय तक नवाब ऑफ अवध के अधीन रही, हालांकि ब्रिटिश प्रभाव में। ये सूक्ष्म भौगोलिक डिटेल ही इस सवाल की चाबी है। पेरिफेरल नॉलेज। एक्चुअली 2 ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद थी। पहली नवाब ऑफ अवध के साथ साइन हुई थी और दूसरी कुछ दिन बाद मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ। इस ट्रीटी ने बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की, जहां कंपनी के पास शक्ति यानी दीवानी थी, लेकिन नवाब के पास जिम्मेदारी यानी निजामत, जिससे भारी शोषण और कंफ्यूजन हुआ। तो यहाँ लॉजिक ये है कि अगर पहले 3 ऑप्शंस कोर फैक्ट्स हैं तो चौथा गलत होगा। एलिमिनेशन लॉजिक। एग्जैक्टली। अगर आपको पता है कि पहले 3 ऑप्शंस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के मूल मौलिक तथ्य हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि डी ही गलत होगा, भले ही आप जिलों के बारे में 100% श्योर ना हो। ये अच्छी एग्जाम स्ट्रेटजी है। मिनी रिकैप। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने EIC को दीवानी अधिकार दिए और अवध में एक बफर स्टेट बनाया, लेकिन मुगल सम्राट को उनके रखरखाव के लिए दिए गए क्षेत्र में कोरा और इलाहाबाद शामिल थे, खासतौर पर बनारस नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सीरियस 2023 पर चलते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज कंक्लूडेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? ए, द ट्रीटी ऑफ सूरत। बी, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सी, द कन्वेंशन ऑफ वाडगांव। डी, द ट्रीटी ऑफ सालबाय। माइक्रो थीम, एंग्लो मराठा वॉर्स। ये एक क्लासिक ट्रैप है। ये टेस्ट करता है कि क्या आप एक युद्ध के दौरान साइन की गई ट्रीटीज और उस युद्ध को खत्म करने वाली ट्रीटी के बीच का अंतर जानते हैं। तो इस वॉर में बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी। डीप ऑप्शन एनालिसिस। हाँ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एक लंबा और अनिर्णायक संघर्ष था जो 1775 से 1782 तक चला। चलो इन ट्रीटीज को देखते हैं। ए, द ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। इस ट्रीटी में एक्चुअली युद्ध शुरू किया था। ये बॉम्बे में ब्रिटिश और एक पेशवा बनने के इच्छुक रघुनाथ राव के बीच साइन हुई थी। कलकत्ता में सेंट्रल ब्रिटिश अथॉरिटी ने इसे अप्रूव नहीं किया।
बी द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। ये कैलकाटा काउंसिल ने ट्रीटी ऑफ सूरत को रद्द करने और शांति स्थापित करने की कोशिश में साइन की थी, लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट ने इसे फॉलो नहीं किया और युद्ध जारी रहा। सी द कन्वेंशन ऑफ वाडगांव 1779। ये कोई ट्रीटी नहीं बल्कि एक सरेंडर डॉक्यूमेंट था। ब्रिटिश सेनाओं को मराठास ने घेर कर हरा दिया था और उन्हें इस अपमानजनक कन्वेंशन पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो बचा ट्रीटी ऑफ सलबाय। द ट्रीटी ऑफ सलबाय 1782। ये सही जवाब है। सालों तक बिना किसी स्पष्ट विजेता के लड़ने के बाद दोनों पक्षों ने शांति स्थापित करने का फैसला किया। ट्रीटी ऑफ सलबाय ने अंततः युद्ध को समाप्त किया। इसने स्टेटस को बहाल किया और ब्रिटिश और मराठास के बीच 20 साल तक शांति की गारंटी दी। पेरिफेरल नॉलेज। इस युद्ध के दौरान प्रमुख मराठा राजनीतिज्ञ थे प्रतिभाशाली नाना फडणवीस, जिन्होंने मराठा सरदारों को ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट किया। ट्रीटी ऑफ सलबाय उनके लिए एक डिप्लोमैटिक जीत थी। और ब्रिटिश के लिए? ब्रिटिश के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने उन्हें अपनी रिसोर्सेज को फ्री करने का मौका दिया ताकि वो साउथ में अपने दूसरे बड़े दुश्मन मैसूर के हैदर अली से लड़ सकें। मेमोरी हैक। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इतना लंबा चला कि दोनों साइड्स को सलाम बोलकर घर जाना पड़ा। सलाम सुनने में सलबाई जैसा लगता है। यही वो ट्रीटी है जिसने वॉर एंड किया। ये तो बढ़िया है। मिनी रिकैप। जबकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान कई ट्रीटी साइन हुई, अंतिम शांति 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है CDS 2023 से। एक की टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया, व्हाट वाज दस्तक? A सिग्नेचर, B लैंड डॉक्यूमेंट, C ट्रेड परमिट, D टैक्स ऑन टेक्सटाइल्स। माइक्रो थीम, कोलोनियल इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। दस्तक, इस छोटे से कागज के टुकड़े ने एक बहुत बड़ा युद्ध करवाया था। तो कॉन्सेप्ट क्या था इसका? कॉन्सेप्ट एक दस्तक, एक ट्रेड परमिट या एक पास था जो मुगल सम्राट के अधिकार से जारी किया जाता था। यह परमिट धारक को बिना किसी इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज या ट्रांजिट टोल्स के सामान ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति देता था। तो आंसर C ट्रेड परमिट है। डीप ऑप्शन एनालिसिस। हाँ, आंसर C है, लेकिन असली कहानी इसके मिसयूज में है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियार ने एक फरमान जारी किया था जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना ड्यूटीज के ट्रेड करने का अधिकार दिया, एक छोटे से सालाना भुगतान के बदले। कंपनी ये दस्तक जारी कर सकती थी ये सर्टिफाई करने के लिए कि सामान उनका है और इसलिए टैक्स एग्जेम्प्ट है। द ट्विस्ट, पेरिफेरल नॉलेज। अच्छा, ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ये था कि दस्तक सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल ट्रेड के लिए था, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉइज ने इसे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए इलीगली यूज करना शुरू कर दिया। वो अपने पर्सनल सामान के लिए दस्तक यूज करते, उन टैक्सेस से बचते जो इंडियन मर्चेंट्स को देने पड़ते थे। ओह, वो तो इन दस्तकों को इंडियन मर्चेंट्स को एक कमीशन पर बेचने भी लगे। इससे एक अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा हुई और बंगाल के नवाब्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। दस्तक के इस दुरुपयोग का मुद्दा नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण बना, जिसने सीधे बैटल ऑफ प्लासी को जन्म दिया। तो ये बेसिकली टैक्स फ्रॉड का लाइसेंस था। बिल्कुल। मेमोरी हैक। दस्तक को सोचो कि ये आपको दस्तक फ्री यानी ऑब्स्टिकल फ्री ट्रेड दे रहा है, लेकिन इसका मिसयूज हुआ। सही है। मिनी रिकैप। दस्तक EIC को दिया गया एक ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिट था, जिसका कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार के लिए व्यापक दुरुपयोग बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष का एक प्रमुख कारण बना। एक और टर्म CDS 2023 से। Which one of the following was primarily associated with Dadni system? A textile production, B warfare, C payment to officials, D revenue collection. माइक्रो थीम, कॉलोनियल इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। एक और महत्वपूर्ण आर्थिक शब्द जो दिखाता है कि कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन को कैसे नियंत्रित किया। तो ये ददनी क्या है? कॉन्सेप्ट दादनी सिस्टम फारसी शब्द ददान से आता है, जिसका मतलब है एडवांस देना। ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें कंपनी भारतीय कारीगरों, खासकर बुनकरों को उनके लिए विशेष रूप से सामान उत्पादित करने के लिए नगद एडवांस देती थी। तो आंसर सीधा A टेक्सटाइल प्रोडक्शन है। डीप ऑप्शन एनालिसिस। हाँ, सही जवाब A है। देखो ये काम कैसे करता था। एक कंपनी एजेंट, जिसे गुमास्ता कहते थे, एक गांव जाकर एक बुनकर को एडवांस ददान देता था। एक बार जब बुनकर एडवांस ले लेता तो वो कानूनी रूप से अपना तैयार उत्पाद सिर्फ कंपनी को एक पहले से तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। द प्रॉब्लम, पेरिफेरल नॉलेज। इसमें क्या समस्या थी? देखो, ये सिस्टम ऊपर से तो ठीक लगता है, लेकिन ये बहुत शोषणकारी बन गया। कंपनी द्वारा ऑफर की गई कीमत अक्सर मार्केट रेट से बहुत कम होती थी। बुनकर ने बेहतर कीमत दे सकने वाले दूसरे खरीदारों को बेचने की आजादी खो दी। वो अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते थे, सिर्फ जीने के लिए एक और एडवांस लेने पर मजबूर हो जाते थे। इस सिस्टम ने अन्य दमनात्मक उपायों के साथ भारतीय कारीगर वर्ग की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और कंपनी को कपड़ा उत्पादन पर पूरा नियंत्रण दे दिया। तो ये एक कैप्टिव सप्लायर बेस बनाने का तरीका था। हाँ। मेमोरी हैक। दादनी को सोचो जैसे आपके दाद पॉकेट मनी के लिए एडवांस देते हैं, जिससे आप सिर्फ उनके लिए काम करने के लिए बन जाते हो। हाँ, ये याद रहेगा। मिनी रिकैप। दादनी सिस्टम EIC द्वारा कपड़ा उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एडवांस पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, जो अक्सर भारतीय बुनकरों के शोषण और कर्जदारी का कारण बना। ठीक है, अब थोड़ा फॉरेन पॉलिसी की तरफ चलते हैं। CDS 2022 से। द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century aimed at A strengthening Afghanistan as a buffer against Russia, B weakening Russian influence in Afghanistan but not promoting a strong Afghanistan either, C promoting Russian influence in Afghanistan to control insurgent tribal leaders, D annexing Afghanistan as a directly controlled British territory. माइक्रो थीम, द ग्रेट गेम एंड ब्रिटिश फ्रंटियर पॉलिसी। वेलकम टू द ग्रेट गेम। ये ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स के बीच 19th सेंचुरी का कोल्ड वॉर था। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट द ग्रेट गेम ब्रिटेन और रशिया के बीच सेंट्रल एशिया में प्रभाव के लिए एक सदी लंबा स्ट्रेटेजिक राइवलरी था। इंडिया में ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा डर अफगानिस्तान के पहाड़ों से एक रशियन आक्रमण का था, तो उनकी पूरी अफगान पॉलिसी इसी डर से डिक्टेटेड थी। तो ऑप्शंस में से गलत वाले पहले निकालते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। हाँ, पहले गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। C
प्रमोटिंग रशियन इन्फ्लुएंस? बिल्कुल नहीं, पूरा पॉइंट ही रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करना था। डी, एनेक्सिंग अफगानिस्तान। ब्रिटिश ने यह कोशिश की और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में बुरी तरह फेल हुए। उन्होंने सीखा कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है और उसे सीधे शासन करना लगभग असंभव है, तो डायरेक्ट एनेक्सेशन उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं थी। तो अब ए और बी में से कौन सा? यही ट्रिकी पार्ट है। ए, स्ट्रेंथनिंग अफगानिस्तान एज अ बफर, ये ठीक लगता है, लेकिन स्ट्रेंथनिंग शब्द ही समस्या है। ब्रिटिश अपने बॉर्डर पर एक सचमुच मजबूत, स्वतंत्र और शक्तिशाली अफगानिस्तान नहीं चाहते थे। एक मजबूत अफगानिस्तान खुद एक खतरा बन सकता था। तो फिर बी ही सही है। बी, वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान बट नॉट प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान ईदर। हाँ, ये उनकी पॉलिसी का सबसे सटीक वर्णन है। वो एक बफर स्टेट चाहते थे जो उनके प्रति फ्रेंडली हो, रशियन प्रभाव से मुक्त हो, लेकिन साथ ही आंतरिक रूप से विभाजित और इतना कमजोर हो कि उसे कंट्रोल किया जा सके। ये मैनेज्ड इंस्टेबिलिटी की एक सिनिकल पॉलिसी थी। पेरिफेरल नॉलेज। इस पॉलिसी ने 3 खूनी एंग्लो अफगान वॉर्स को जन्म दिया। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839-42 ब्रिटिश के लिए एक भयंकर आपदा थी, जिसमें काबुल से पीछे हटने के दौरान एक पूरी सेना नष्ट हो गई थी। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर में झटके दिए। ये तो काफी कोल्ड ब्लडेड रियल पॉलिटिक है। हाँ, मेमोरी हैक। अफगानिस्तान के लिए ब्रिटिश पॉलिसी थी बफर, नॉट ब्रदर। उन्हें एक ढाल चाहिए थी, एक मजबूत साथी नहीं। सही कहा। मिनी रीकैप। अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति उसे रशिया के खिलाफ एक बफर के रूप में इस्तेमाल करने की थी, जिसका मतलब था कि वो रूस को बाहर रखना चाहते थे, बिना एक शक्तिशाली स्वतंत्र अफगान राज्य बनाए जो उन्हें चुनौती दे सके। अगला, CDS 2020 से एक किताब पर सवाल। द वर्क सियारुल मुत्ताखिरीन व्हिच डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज रिटन बाय A. सलाबत जंग, B. कासिम खान, C. गुलाम हुसैन खान तबातबाई, D. राम मोहन रॉय। माइक्रो थीम, हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड क्रॉनिकल्स। ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये इस दौर को समझने के लिए नॉन ब्रिटिश सोर्सेज के महत्व को हाईलाइट करता है। तो सियारुल मुत्ताखिरीन क्या है? कॉन्सेप्ट सियारुल मुत्ताखिरीन, जिसका मतलब है रिव्यू ऑफ मॉडर्न टाइम्स, पर्शियन में लिखा गया एक अत्यंत मूल्यवान ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह मुगल साम्राज्य के पतन और 18वीं सदी में ब्रिटिश के उदय का एक विस्तृत विवरण देता है। इसके ऑथर कौन थे? डीप ऑप्शन एनालिसिस। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके लेखक थे डी. गुलाम हुसैन खान तबाताबाई। वो एक भारतीय अमीर और इतिहासकार थे जिन्होंने बंगाल के नवाबों के दरबारों में काम किया था और इनमें से कई घटनाओं के साक्षी थे। उनका काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैटल ऑफ प्लासी जैसी घटनाओं पर एक भारतीय दृष्टिकोण देता है, जो अक्सर ब्रिटिश द्वारा लिखे गए जश्न मनाने वाले विवरणों से बहुत अलग होता है। और बाकी ऑप्शंस? सालेबाद खान हैदराबाद के निजाम थे, कासिम खान एक आम नाम है, इस दौर के किसी बड़े ऐतिहासिक काम से जुड़ा नहीं है, और राम मोहन रॉय एक महान समाज सुधारक थे, लेकिन वो 19वीं सदी में सक्रिय थे इन घटनाओं के बहुत बाद। पेरिफेरल नॉलेज। सीआर को अपने समय का एक उल्लेखनीय ऑब्जेक्टिव सोर्स माना जाता है। गुलाम हुसैन नवाब के प्रशासन के भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लालच और विश्वासघात की भी तीखी आलोचना करते हैं। इस दौर के किसी भी गंभीर छात्र के लिए ये पढ़ना जरूरी है। तो ये एक इनसाइडर का अकाउंट है। हाँ। मेमोरी हैक। उस दौर के सीआर सीक्रेट्स को जानने के लिए आपको गुलाम हुसैन जैसे किसी इनसाइडर का अकाउंट चाहिए। एक्सीलेंट। मिनी रीकैप। सियारुल मुत्ताखिरीन 18वीं सदी के भारत का एक महत्वपूर्ण फारसी इतिहासविद इतिहासकार गुलाम हुसैन खान तबातबाई द्वारा लिखा गया था। चलिए अब साउथ चलते हैं। ये सीडीएस 2015 से है, एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। Which of the following features of the state of Arcot in 18th century South India are correct? 1. The founders of the dynasty that ruled Arcot were Daud Khan Pani and Sadatullah Khan. 2. Arcot became the site of a protracted struggle between the English and Dutch East India companies from the 1740s. 3. Decentralization was a key feature of the state of Arcot in the 18th century. 4. The other major state to emerge in South India at this time was Mysore. माइक्रो थीम, रीजनल किंगडम्स इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, चलिए इसे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेट ऑफ आर्कोट को कर्नाटक भी कहा जाता है। स्टेटमेंट 1, द फाउंडर्स ऑफ द डायनेस्टी वर दाऊद खान पान्नी एंड सदतुल्ला खान। ये सही है। कर्नाटक का अर्ध स्वतंत्र राज्य, जिसकी राजधानी आर्कोट थी, मुगल सिस्टम के भीतर इन्हीं लोगों द्वारा 18वीं सदी की शुरुआत में स्थापित किया गया था। Okay, स्टेटमेंट 2 में ट्रैप लग रहा है। स्टेटमेंट 2, द स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश एंड डच। हाँ, ये ट्रैप है। ये गलत है। कर्नाटक में महान संघर्ष, जिसे कर्नाटक वॉर्स कहते हैं, 1740 से इंग्लिश और फ्रेंच के बीच था। अच्छा। हाँ, वो आर्कोट और हैदराबाद की गद्दी के लिए विपक्षी दावेदारों का समर्थन कर रहे थे। डच इस समय तक इंडिया में गिरती हुई शक्ति थी। स्टेटमेंट 3, डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ की फीचर। ये भी गलत है। मुगल साम्राज्य के अवशेषों से उभर रहे अन्य क्षेत्रीय राज्यों की तरह आर्कोट के शासक शक्ति को सेंट्रलाइज करने, एक मजबूत सेना बनाने और एक कुशल राजस्व प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेंड सेंट्रलाइजेशन की तरफ था, उससे दूर नहीं। स्टेटमेंट 4, द अदर मेजर स्टेट टू इमर्ज वाज मैसूर। ये बिल्कुल सही है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के गतिशील नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक शक्ति बन गया और दक्षिण भारत में ब्रिटिश का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। कर्नाटक वॉर्स वास्तव में विश्वव्यापी एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता के लिए एक प्रॉक्सी वॉर थे। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्रसिद्ध सीज ऑफ आर्कोट एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने इंडिया में फ्रेंच पर ब्रिटिश श्रेष्ठता स्थापित की। तो एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ क्या होगा? एलिमिनेशन लॉजिक, क्योंकि स्टेटमेंट्स 2 और 3 गलत है, उन्हें शामिल करने वाला कोई भी ऑप्शन गलत है। हमारे पास स्टेटमेंट्स 1 और 4 सही बचे हैं। सही ऑप्शन वो होगा जिसमें 1 और 4 ओनली शामिल हो। तो की ये है कि ये जानना कि ब्रिटिश किसके खिलाफ लड़ रहे थे। बिल्कुल। मेमोरी हैक, आर्कोट में राइवलिटी एंग्लो फ्रेंच थी, AF। इसे डच के साथ कंफ्यूज मत करना। अच्छा है। मिनी रिकैप। आर्कोट राज्य सादुतुल्ला खान द्वारा स्थापित एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता का मंच था, जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई और इसका मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली मैसूर राज्य था। चलिए अब वापस बंगाल चलते हैं इस सवाल के साथ सीडीएस 2014 से।
Which of the following statements about the penetration of English into Bengal is correct? 1. Job Charnock arrived in Sutanati in August 1690 and laid the foundation of Calcutta. 2. The French East India Company built a fort near the Fort William in Calcutta. माइक्रो थीम द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज इंडिया के सबसे महान शहरों में से एक के जन्म के बारे में एक सवाल। स्टेटमेंट 1 जॉब चार्नॉक लेड द फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा। ये क्लासिक ऐतिहासिक तथ्य है और इसे सही माना जाता है। जॉब चार्नॉक ईआईसी के एक एजेंट ने 1690 में सुतनाइती गांव में एक ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किया। ये पोस्ट बाद में गोविंदपुर और कालीखाटा के पास के गांवों के साथ मिलकर कैलकाटा शहर बना। Okay, और स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट नियर द फोर्ट विलियम इन कैलकाटा। ये गलत है। बंगाल में मुख्य फ्रेंच बस्ती चंद्रनगर में थी, जो कैलकाटा से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर में हुगली नदी के किनारे स्थित है। उन्होंने फोर्ट विलियम के पास कोई किला नहीं बनाया। ब्रिटिश और फ्रेंच बस्तियां अलग अलग थीं और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ किलेबंदी की हुई थीं, जो नवाब के साथ संघर्ष का एक स्रोत था। पेरिफेरल नॉलेज फोर्ट विलियम कैलकाटा में ब्रिटिश किले और गढ़ का नाम था। नवाब की अनुमति के बिना इसी किले की किलेबंदी करना नवाब सिराज उद्दौला द्वारा 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण करने के तत्कालिक कारणों में से एक था, जिससे बदनाम ब्लैक होल ट्रेजेडी और अंत में बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक सीधा है। एलिमिनेशन लॉजिक स्टेटमेंट 1 एक जाना माना तथ्य है, स्टेटमेंट 2 भौगोलिक रूप से गलत है, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। आंसर है ए। सिंपल और टू द पॉइंट। मेमोरी हैक बस याद रखो, जॉब चार्नॉक को कैलकाटा शुरू करने का जॉब मिला था। सिंपल और असरदार। मिनी रिकैप। जॉब चार्नॉक को 1690 में कलकत्ता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, लेकिन बंगाल में मुख्य फ्रेंच बेस चंद्रनगोरे में था, ब्रिटिश फोर्ट विलियम के ठीक बगल में नहीं। ठीक है, आज के लिए हमारा आखिरी सवाल, ये भी CDS 2014 से, और ये सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए एक शानदार सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की टू द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया। 2. The Treaty of Allahabad, concluded in 1765, enabled the British to establish their rule in Bengal. Which of the statements given above are correct? माइक्रो थीम डिसाइसिव बैटल्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। ये बंगाल पर ब्रिटिश विजय का ग्रैंड फिनाले है। स्टेटमेंट 1 बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की। ये बिल्कुल सही है, और ये एक बहुत जरूरी अंतर है। कई लोग सोचते हैं कि प्लासी निर्णायक युद्ध था, लेकिन प्लासी 1757 एक साजिश और झड़प से ज्यादा था। और बक्सर 1764 एक असली कड़ी मेहनत से लड़ा गया युद्ध था, जहां ब्रिटिश सेना ने हेक्टर मुनरो के अंडर 3 प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया। मीर कासिम बंगाल के अपदस्थ नवाब, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट खुद। इस जीत ने नॉर्थ इंडिया पर ब्रिटिश सैन्य श्रेष्ठता स्थापित कर दी। एग्जैक्टली इसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक क्षेत्रीय नवाब को नहीं, बल्कि एक पैन इंडियन गठबंधन को भी हरा सकते हैं। स्टेटमेंट 2 द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इनेबल्ड द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन बंगाल। ये भी सही है। ये बक्सर में सैन्य जीत का राजनीतिक परिणाम है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इस ट्रीटी ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। इसने उन्हें राजस्व वसूलने का एक कानूनी अधिकार दिया, जिसने उनकी सेना को मेंटेन करने, उनके अधिकारियों को वेतन देने और उनके व्यापार को वित्त पोषित करने के लिए पैसा प्रदान किया। इसने उन्हें सिर्फ व्यापारियों से बंगाल के डी फैक्टो शासक बना दिया। पेरिफेरल नॉलेज बक्सर और इलाहाबाद का कॉम्बिनेशन ब्रिटिश राज की असली नींव है। बक्सर सैन्य मंजूरी थी और इलाहाबाद कानूनी और वित्तीय मंजूरी थी। 1765 के बाद बंगाल की स्वतंत्रता के लिए खेल सचमुच खत्म हो चुका था। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एलिमिनेशन लॉजिक हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और वो गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। स्टेटमेंट 1 सैन्य जीत का वर्णन करता है और स्टेटमेंट 2 राजनीतिक परिणाम का वर्णन करता है। तो आंसर है सी, बोथ 1 and 2। क्या जबरदस्त तरीके से सारे डॉट्स कनेक्ट हुए। मेमोरी हैक बक्सर ने उन्हें ब्रॉन सैन्य शक्ति दी और इलाहाबाद ने उन्हें अथॉरिटी दीवानी अधिकार दी शासन करने की। ब्रॉन एंड अथॉरिटी। परफेक्ट समरी। मिनी रिकैप। बैटल ऑफ बक्सर निर्णायक सैन्य विजय थी, और उसके बाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने भारत में ब्रिटिश शासन के लिए कानूनी और वित्तीय आधार प्रदान किया। वाह, ये तो क्या मैराथन सेशन था। डच ट्रेड रूट से लेकर एजेंसी हाउसेस की फाइनेंशियल मशीनरी तक, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी से लेकर बैटल ऑफ बक्सर में आखिरी कील ठोकने तक, हमने बहुत सारा ग्राउंड कवर किया है। ये सचमुच एक मास्टर क्लास थी। हाँ बिल्कुल। अगर हमें आज के की टेकअवेज को समराइज करना हो तो मैं कहूंगी कि 3 बड़े टेकअवेज हैं। पहला, इकोनॉमिक्स वाज द इंजन। दस्तक के दुरुपयोग से लेकर शोषणकारी दादनी सिस्टम तक ये साफ है कि ब्रिटिश विजय आर्थिक उद्देश्यों और तंत्रों से चल रही थी। दूसरा, ट्रीटीज वर टर्निंग पॉइंट्स। इलाहाबाद और सालबाई जैसे समझौते सिर्फ कागज नहीं थे, वो स्ट्रेटेजिक टूल्स थे जिन्होंने शक्ति को वैध बनाया, समय खरीदा और भारत का नक्शा बदल दिया। और तीसरा, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। क्यों को समझना, जैसे ग्रेट गेम अफगान पॉलिसी को चला रहा था या दस्तक का मुद्दा बैटल ऑफ प्लासी को हवा दे रहा था, सिर्फ नाम और तारीखें रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ब्रिलियंट। और अब आखिर में आपके लिए एक आखिरी विचार। हमने डिस्कस किया कि कैसे बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश शासन की चाबी थी, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो, अगर उस दिन संयुक्त भारतीय सेना जीत जाती तो क्या होता? अगर एक अलग स्ट्रैटेजी, थोड़ा और कोऑर्डिनेशन एक अलग परिणाम लाता भारत का, और वास्तव में दुनिया का इतिहास कैसे बदल जाता अगर वो एक युद्ध उस एक दिन 1764 में दूसरी तरह से चला जाता। इस पर जरूर सोचना। अगली डीप डाइव तक सवाल पूछते रहिए और सीखते